कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। और खुदा इसलिए क्योंकि उससे सब कुछ, आपकी ज़िंदगी जो चलती है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ये खुदा हर किसी के घर में वैसे ही हो जैसा कि हम और आप चाहते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना और पैसे से पैसा बनाना एक आर्ट है। और इस आर्ट को सीखने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में कैसे मेहमान को बुलाया है जो कि सबसे कह लीजिए कि बेस्ट फिटेड, बेस्ट सूटेड, और हाल के दिनों में आपने उनके ज्ञान को, उनके जो तजुर्बा है और उनकी जो सलाह है उसको बहुत देखा होगा। तो मेरे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं संजय कथुरिया जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। संजय जी, पैसा बनाना एक आर्ट है या नहीं है? देखिए, शुरू में आर्ट है, बाद में साइंस है। शुरू में आर्ट है, बाद में साइंस हाँ, है। क्योंकि एक बार आपको फॉर्मूला क्रैक हो जाता है, फिर आपको लगता है अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ साइंस की तरह। पर शुरू में एक अपना स्पॉट ढूंढना कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, वो कहते हैं ना, मुझे क्या आता है, बाजार क्या चाहता है और मुझे क्या भाता है, इनका जो संगम है, जो इस संगम को ढूंढ पाता है वही अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमा पाता है। संजय, आज पता है आप जब से बात कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे पास एक मेहमान आए जी। उन्होंने क्या किया, उनकी गाड़ी पे मैंने एक स्टिकर लिखा हुआ देखा। उनकी गाड़ी मर्सिडीज थी और मर्सिडीज पे इतना मोटा सा स्टिकर लिखा हुआ था कि लाइफ स्टार्ट्स एट 6000 RPM। ओ, ठीक है। अच्छा। भाई 2000 RPM में गाड़ी का इंजन जो है शोर मचाने लगता है और स्पीड उस पर लिखा कि 6000 RPM पे जो है लाइफ स्टार्ट्स। मैं आपसे पूछूंगा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कितना रुपया चाहिए? आरपीएम को हम ऐसे कह सकते हैं, रुपीस पर मंथ। रुपीज पर मंथ कितना चाहिए? बिल्कुल, इसको नया डेफिनेशन। वो गाड़ी का था। हाँ। लेकिन यहाँ पे रुपये के हिसाब से बात करते हैं। देखिए, हमारे जो भारतीय मानसिकता है वो बड़ी मैं कहूँगा कि विचित्र है। हमने इतनी गरीबियत देखी है हिस्ट्री में अपने इंडिपेंडेंस के बाद, और फिर सोशलिस्ट रहे, और 1990 के दशक में आते आते थोड़ा सा जो है ओपन हुई इकोनॉमी, फिर लोगों ने पैसा कमाना चालू किया। तो लोगों का ना पैसे के साथ एक रिश्ता नहीं बनाया, बुनियादी रिश्ता नहीं बनाया। ठीक। पैसे को या तो एक्सट्रीम डर की नज़र से देखा जाता था, या ये देखा जाता था कि पैसे कमाने वाले लोग खराब होते हैं। कहीं ना कहीं करप्शन। हाँ, पिक्चर में भी यही दिखाते थे कि जिसके पास सूट वूट है वो सिगार फूक रहा है और उसका कुछ या तो बेटिंग का काम है या स्मगलिंग का काम है या ऐसे कोई है, या फिर कोई इंडस्ट्री चला रहा है जिसमें कोई लाइसेंस नहीं था पर उसको मिल गया। तो हमेशा इवन बॉलीवुड हैज पोर्ट्रेड रिच पीपल नॉट इन द बेस्ट वे इन दोज टाइम्स, पर वही कंटेंट चलता था बिकॉज गरीब आदमी के साथ रेजोनेट होता था कि देखो अमीर तो साले चोरी होते हैं। और यही आप अमेरिका को देखो तो अमेरिका में अमीरों के लिए एक अलग रिस्पेक्ट थी, उनके वहाँ इनोवेशन का कल्चर था, कैपिटलिज्म का कल्चर था, तो उसके करके वहाँ का रिलेशनशिप विद मनी अलग डेवलप हुआ। देखिए, आपका पूरा अगर आप जिंदगी देखेंगे तो आपका सबसे लंबा रिश्ता ना आपके माँ बाप के साथ है, ना आपकी बीवी बच्चों के साथ है, आपका सबसे लंबा रिश्ता पैसे के साथ है। आप मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों? क्योंकि आप पैदा हुए कुछ सालों तक तो चलो आप निर्भर हैं पेरेंट्स पे, उसके बाद आप अपनी खुद की रोजी रोटी कमाना चालू करेंगे। उस टाइम पे भी जब आप पेरेंट्स पे भी निर्भर है, उन पेरेंट्स का बिहेवियर क्या है पैसे के साथ, उससे आपका रिश्ता अलग बनता है। या तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हो, आपका माइंडसेट उससे डेवलप होता है, बहुत खर्चे रोक लेते हो या सुपर खर्चीले हो जाते हो। तो ये पैसा ऐसा रिश्ता है जो आपको एंड टू एंड, डे जीरो टू डे लास्ट आपके साथ रहेगा, बाकी कोई भी इतने लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहने वाला। तो वो मैं कह रहा था कि गाड़ी पे लिखा हुआ था कि 6000 RPM पे लाइफ शुरू होती है। यहाँ पे रुपया पर मंथ अगर बात करें तो कितने पैसे से शुरू कर लेंगे? मैं तो कहूंगा 10 रुपए से भी हो सकती है। 10 रुपए? आप आज अगर कोई ETF लेते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेते जी, हैं, अगर आप भारत की टॉप क्या कहते हैं 150 मिड कैप कंपनीज में पैसा डालना चाहते हैं, ऐसे कई ETF हैं जो 10 रुपए के चल रहे हैं। उसमें इस तरह का कोई 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए का कोई ये नहीं है, मिनिमम नहीं है। नहीं, एक यूनिट भी काफी, और एक यूनिट आज 10 रुपए का है। अच्छा, तो आप एक यूनिट भी ले सकते हैं शेयर की तरह। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी मिनिमम जो है SIP 100 रुपए से चालू होती है। तो आप 10 रुपए से, 20 रुपए से, 50 रुपए से, 100 रुपए से भारत की टॉप कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। आज आप रिलायंस का शेयर खरीदने जाए 1200 रुपए का शेयर है, यानी आपको 1200 रुपए चाहिए एक शेयर लेने के। बिल्कुल। यहाँ वो 10 रुपए में भारत की 100 कंपनियों के शेयर दे देंगे आपको। हाँ, ऑब्वियसली सबका एक एक शेयर आपके पास नहीं आएगा, आपको ब्रेकडाउन आएगा, उसके हिसाब हिस्सेदारी होगी, पर आप पार्टिसिपेट करवाओगे ग्रोथ। देखिए, अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है तो आप अर्नर बन के नहीं, ओनर बन के अमीर बन सकते हैं। अर्नर बन के नहीं, ओनर बन के। अर्नर का मतलब होता है जो नौकरी में होता है। ठीक है। तो नौकरी में तनख्वाह कितनी भी हो जाए, हमेशा पैसे कम पड़ते हैं। यानी अपना काम करो, या तो अपना काम कर लो, ठीक है, या अगर आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स खरीद लो,
भाई आपने कहानियां सुनी होंगी कि मेरे पिताजी ने कंपनी में शेयर में 10,000 रुपए डाले थे, आज वो 5 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए। बिल्कुल। कैसे हुए? वो तो भूल गए थे, ना वो ऑफिस गए उस कंपनी के, ना कभी उनको नौकरी पे जाना पड़ा, ना उनको बॉस की किट किट पिट पिट सुननी पड़ी, पर वो ओनर बन गए। चाहे वो 10,000 मात्र शेयर्स के ओनर बड़े, रुपए के शेयर्स के ओनर बने उस समय, पर समय से वो कंपनी बढ़ी और उस ग्रोथ का पार्टिसिपेशन इनको भी मिला, तो इनके 10,000 रुपए जो भी बन गया, XYZ अमाउंट बन गया। तो आप जब तक ओनर नहीं बनोगे, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अर्नर बनके आप अपनी जिंदगी जीविका चला सकते हो। कुछ लोग जीविका कमजोर चलाएंगे, कुछ ज्यादा अच्छी चला लेंगे, कुछ बहुत अच्छी चला लेंगे, बस इतना ही होगा फर्क। तो जिसकी जैसी नौकरी और जितनी तनख्वाह है अगर उसी किसी की हिसाब तनख्वाह 25,000 है वो उस हिसाब से चलाएगा, किसी की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना वो उस हिसाब से चलाएगा, किसी की 10 लाख रुपए महीना वो उस हिसाब से चला लेगा। तो बस, बट उससे अमीरियत नहीं आएगी, वेल्दी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना, आप कह रहे हैं कि आप या तो अपना बिजनेस आपका है उससे, या नहीं तो आप जो बड़े बिजनेस है बड़े जगहों पे उसमें पैसा, आप अगर आपका पैसा लगा हुआ है, हाँ। चाहे वे उसका जो भी हो, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। अब बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने के 2 तरीके हैं संजय भाई। पहला कि आप शेयर्स खरीदिए और दूसरा म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। आप म्यूचुअल फंड को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सबसे सेफ है। आप मुझे बताइए कि एक कॉमन आदमी जिसको कि शेयर के बारे में पता नहीं है और म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके पास अंतिम में 5,000 रुपये है, कहता है भाई इस पैसे को कुछ कर दो ताकि 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के बाद मुझे इसमें से कुछ हासिल हो जाए। उसको कैसे करके कन्विंस करेंगे भाई इसके ये प्रोसन कौन से, इसके ये प्रोसन कौन से, इसलिए दिस इज बेटर देन दैट। देखिए सर, सारी चीजें तो हम डेटा और स्टोरी से ही बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम डेटा और स्टोरी देखें तो मैं आपको एक म्यूचुअल फंड बताऊंगा। 1995 में आया था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है तो वो 10 रुपए का होता है, NAV जिसे हम कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। बिल्कुल। अब म्यूचुअल फंड क्या है उसको थोड़ा छोटे से हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। म्यूचुअल फंड एक किटी पार्टी है। ठीक है। ठीक है, किटी पार्टी है कि भाई एक व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शेयर्स खरीद सके, तो उसने किटी पार्टी बना ली अपने दोस्तों की और बोला जी हम सब मिलके 1200 रुपए इकट्ठे करके एक शेयर खरीद रहे हैं रिलायंस का। इन्होंने 100 दिए, इन्होंने 100 दिए, तो सबका आधिकारिक हक जो है जितना उन्होंने डाला था उस हिसाब से हो गया। जी बिल्कुल है। अब ये 1200 रुपए का उन्होंने खरीदा, अब वो शेयर हो गया 1600 रुपए का। ठीक है, तो अब सबके जितना जितना लगाया था उस हिसाब से उनको बट गया। पहले ये इनफॉर्मल तरीके से होता था, लोग मिलजुल के इकट्ठे कर लेते थे। रियल एस्टेट में ये बहुत होता था, 25 लाख की जमीन है, लोगों के पास पैसे नहीं, चल 5 दोस्त इकट्ठे हो गए, 5 लाख रुपए का, वो भी म्यूचुअल फंड है बट वो छोटा म्यूचुअल फंड है। तो भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी US 64 से। तो US 64 जो था सबसे पहली स्कीम थी UTI की, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। अब हुआ क्या, वो स्कीम का डब्बा गोल हो गया, और जब वो डब्बा गोल हुआ ना तो बहुत सारे निवेशकों का पैसा नुकसान हुआ। तो हमारे यहाँ 2 बड़े नुकसान हुए थे जिस वजह से कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर्स का आज भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जब जिन्होंने निवेश किया था उस समय वो आज भी जीवित हैं। तो वो या तो अपना कॉन्फिडेंस उनका खत्म हुआ है, और जब वो अपने बच्चों से बात करते ना 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 ये रिस्की है, कल को स्कैम हो जाएगा। एक बार हर्षद मेहता और एक बार ये US 64, ये बहुत बड़े स्कैम्स हुए थे। बिल्कुल। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, हर्षद मेहता के टाइम पे जितने डीमैट अकाउंट्स थे डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो आज भी नहीं है। अच्छा, प्रोपोर्शन के हिसाब से। यस, आज भी नहीं है वो। इतने लोगों का मनोबल टूट गया था। 100 दिन मार्केट्स बंद थी, शेयर्स 80-80 90% नीचे गिर गए थे, तो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो वो ना डर, इट्स लाइक किसी ने किसी के, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर किसी के बच्चा कोई वो 9/11 की फ्लाइट में था, तो आज भी उसको वो डर रहता है कि यार मैं फ्लाइट पे चढ़ूंगा तो ये फ्लाइट गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो आई थिंक ये एक जो है प्रॉब्लम लोगों की उस टाइम हुई थी। तो म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड आपका क्या करता है, सब लोगों के पैसे इकट्ठे करता है और एक फंड मैनेजर को बैठा देता है, और वो फंड मैनेजर बेसिकली सिलेक्ट करता है अपनी नॉलेज के हिसाब से, एक्सेस के हिसाब से कि कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए। अब जो फंड मैनेजर होता है उसके पास बहुत सारी चीजें जो हमारे पास नहीं, उसके पास नॉलेज है, उसको ये काम करना आता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो मार्केट में बैठा है, और उसके पास समय है क्योंकि उसका रोज का काम है। अब आप एक शेयर खरीदते हैं रिलायंस का, तो आप मुकेश अंबानी जी से बात नहीं कर सकते, और एक म्यूचुअल फंड है वो 2000 करोड़ के शेयर खरीदेगा, 5000 करोड़ के शेयर खरीदेगा, तो वो मैनेजमेंट से बात कर सकता है, वो मैनेजमेंट के फ्यूचर के गोल्स के बारे में समझ सकता है, तब वो डिसीजन लेगा कि मैं भाई इस कंपनी में निवेश करूं कि नहीं निवेश करूं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जो है वो इसलिए बेहतर तरीका बन जाता है एक आम छोटे नागरिक को निवेश करने का। जैसे मैं भी अपने आप को एक आम छोटा नागरिक मांगता हूं, जबकि मेरे पास CFA की डिग्री है जिससे मैं आराम से स्टॉक्स खरीद सकता हूं, मतलब मुझे आता है, फिर भी मैं ये नहीं काम करता क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। तो जब तक ये आपका काम नहीं है तब तक ये करना नहीं चाहिए। आप म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे दो, वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। मतलब यह है कि बिजनेस में अगर जो जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे व्यापार जो इंडस्ट्री या जो भी जिसका सक्सेसफुल वेंचर है उसमें पैसा आप अपने से ऐसे मत लगाओ जी, आप एक्सपर्ट की सलाह लो। बिल्कुल, और उस एक्सपर्ट की सलाह लो जो कि सर्टिफाइड एक्सपर्ट हो। ना मेरी बात सुनो ना संजय की बात सुनो, बिल्कुल मेरी भी मत सुनो, जिसका एक्सपर्टीज है उसको उसकी सुनो। मगर
सलाह सुनो मगर पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे 500 रुपया इन्वेस्ट करना है, 1000 रुपया करना है, 2000 करो, तो ये हैबिट कि इन्वेस्ट करना है शुरू करोगे, एक लंबे टाइम तक करोगे तभी जाके उसका ज़्यादा फायदा है। ये कितनी उम्र में आपको लगता है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल, क्योंकि ये सीधे लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे कि भाई आज मैं जो हूँ 50 साल का हूँ, या आज मान लो मैं 45 साल का हूँ और मेरा बेटा 20 साल का है, ठीक है। मुझे आप सलाह दीजिए कि मैं 45 से 65, 20 साल का मेरे पास टाइम है और मैं चाहता हूं कि जब मैं 65 साल का हो जाऊं तो मेरे पास हाथ में हर महीने 3 से 4 लाख रुपए मेरे पास आ जाए। मुझे कितने पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरा बेटा जो कि अभी 20 साल का है वो जिस दिन 60 का होगा उसके पास 40 ईयर का स्पैन है, तो उसको कितने पैसे से आप कहोगे कि शुरू करने के लिए, ताकि उस हिसाब के इन्फ्लेशन को वो मीट कर पाए, कितना कहाँ से शुरू की जाए? देखिए, आपने पूछा कि अगर मेरे को 20 साल बाद महीने के 3 लाख रुपए चाहिए जी, तो यानी साल के 36 लाख रुपए चाहिए। जी, साल के 36, ठीक है, तो 36 लाख को हम जनरली कहते हैं द रूल ऑफ 5%। ठीक है, कि 5 जो भी आपका कॉर्पस होगा 36 लाख उसका 5% होना चाहिए। 36 लाख उसका 5% तो होना यानी 7.25 करोड़ के आसपास 7.2 करोड़ का आपका कॉर्पस बन जाना चाहिए उस टाइम पे 20 साल बाद। 20 साल बाद। तो इसमें अगर आप 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 72,000 रुपए महीना डालेंगे तो 72,000। आप 20 साल बाद 7.25 करोड़ के मालिक होंगे। मतलब आज के डेट के हिसाब से हो गया 72, अगर आप कह रहे हो तो 12 का मतलब हो गया मोटे तौर पे लगभग 8.5 लाख रुपए। 8.5-9 लाख रुपए अगर आप डालेंगे, 8.5 लाख 9 लाख रुपया अगर आज के डेट में मैं डालता हूं हर साल, तो 20 साल बाद मेरे को 3 लाख रुपया मेरे को महीना आएगा। यस। और कॉर्पस का क्या होगा? कॉर्पस बढ़ता रहेगा उसके बाद भी। तो क्योंकि देखिए, आप समझिए, आप मैथ्स है ना, बहुत इजी है, फाइनेंस बहुत इजी है। जो कॉर्पस है उसमें से आपने कुछ विड्रॉ किया है, अब कॉर्पस बढ़ेगा कैसे कि उसका कंपाउंडिंग रेट Right. उसके विड्रॉल रेट से कम हो। अगर आप एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में छोटा छेद है और उसमें पानी तेजी से भर रहा है तो वो कभी खाली नहीं होगी, धीरे धीरे निकलेगा पानी नीचे, पर खाली कभी नहीं होगी, उल्टा भरती रहेगी। पर अगर आपका छेद बड़ा है और पानी कम स्पीड से आ रहा है तो वो बाल्टी जल्दी खाली हो जाएगी। जाएगी। सिंपल इसी तरह आपका कॉर्पस है, आपका कॉर्पस भी एक बाल्टी है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा बड़ा छेद कर दिया, आपने बोला यार संजय जी मेरे पास तो 7.25 करोड़ रुपए हैं, एक काम करता हूं मैं महीने का 15 लाख निकालता हूं, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। पर आप बोलो नहीं जी मैं तो 3 लाख निकालूंगा, उसको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहूंगा, 3 का कल अगले साल 3,20,000 कर लूंगा, उसके अगले साल 3,50,000 कर लूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो यहाँ और मेरी बाल्टी जो है वो 10 से 12% साल का दे रही है, तो मैं 10% में से 5% विड्रॉ कर रहा हूं, तो जो बचा हुआ 5% है वो पानी बढ़ गया फिर से, अब बढ़े हुए पे बढ़ता रहेगा, बढ़े हुए बढ़ता रहेगा। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको जरा और आसान से लोगों के लिए मैं आपको समझाइए। समझाता हूं कि अगर आप समझिए 12% हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आपने 20,000 रुपए महीना डाला 20 साल के लिए, 12% के हिसाब से कंपाउंड किया, ठीक, तो मोटा मोटी आपका कॉर्पस बन जाएगा 2 करोड़ रुपए ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक, अब आपने ये तय किया, ये अब आगे भी समझिए, ये 12% पे कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, आपने ये तय किया कि मैं इसमें से जो है, अब 12% पे कंपाउंड हो रहा है तो यानी महीने का 2 लाख रुपए का ब्याज जुड़ रहा है उस पे। हाँ, ठीक है, आपने बोला मैं 2 लाख विड्रॉ नहीं करता, मैं 1.5 लाख विड्रॉ करता, 50 बच गया। 50 बच गया, अब वो 50 वापस कंपाउंड होगा। तो अगर आप ये करेंगे तो आफ्टर 20 ईयर्स, उसके 20 साल बाद आप जो है उसमें से 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल चुके होंगे और कॉर्पस फिर भी 7 करोड़ रुपए का होगा। 2 करोड़ का शुरुआती कॉर्पस था, 3 करोड़ 60 लाख आप विड्रॉ कर चुके होंगे और 7 करोड़ का कॉर्पस बचेगा 20 साल बाद। ये पावर है कंपाउंडिंग का, और इसका एक्चुअल केस मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मेरे एक अंकल है, वो रिटायर हुए 2014 के आसपास, हाँ 2014 में हुए, बड़े डिसिप्लिन गवर्नमेंट सर्वेंट थे। फिर उनका बेटा और मैं साथ में पढ़ाई करते थे, मैनेजमेंट साथ में करते थे। तो अंकल जैसे ये हुआ तो उन्होंने अपना जो उनको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस उनका था इतने सालों की मेहनत के बाद, वो कॉर्पस उठा के उन्होंने एक वैल्यू फंड में डाल दिया। नाम नहीं लूंगा नहीं तो लोग रिकमेंडेशन समझ लेंगे। तो एक वैल्यू फंड में उन्होंने पैसा डाल दिया। उस दिन के बाद उन्होंने ये तय किया कि मैं इसमें से 50,000 रुपए महीना निकालूंगा, ठीक, और हर साल इसको 7% बढ़ा दूंगा। आज 50 निकालूंगा, अगले साल 53,500 निकालूंगा, उसके अगले साल 7% बढ़ा दूंगा। ये करता रहूंगा और 28 तारीख की डेट सेट कर ली कि महीने का एंड में 28 तारीख को मेरे को पैसे आ जाएंगे। अब उनको इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर 28 को उनके पैसे आने लग गए। 10 साल निकल गए, आज 2024 खत्म हो गई, ठीक। पिछले 10 साल में वो करीबन 80 लाख रुपए उसमें से निकाल चुके हैं। आज वो महीने का 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 7% बढ़ रहा था, ठीक है। तो 50,000 से स्टार्ट किया, 80 लाख निकाल लिया, आज 1 लाख निकाल रहे हैं और
जो कॉर्पस बचा है अभी वो है 3.25 करोड़ का। अच्छा, वो पैसा उनका वो 1 करोड़ था, वो 3.25 करोड़ हो गया, और उसमें से 80 लाख निकल चुका है। उसके बाद 3.25 करोड़ हुआ, और आज 1 लाख रुपए महीना निकल रहा है। अब ये 10 साल बाद ये 2 लाख रुपए महीना निकाल रहे होंगे, और ये 3.25 करोड़ का कॉर्पस हो सकता है 4.5 करोड़ का हो जाए। ये जादू नहीं तो और क्या है सर? तो ये तो पावर ऑफ कंट्रोल, ये तो बहुत सही, आप एकदम सिंपल मैथ बता रहे हो, तो मैं प्रैक्टिकल आप देख लो। लेकिन इसमें क्या है ना कि पैसा आपने जिस रेट से सोचा कि पैसा बढ़ेगा, रिटर्न मेरा आएगा, उसके लिए पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड तो ठीक है, म्यूचुअल फंड तो बाजार में इतने सारे हैं, अब आदमी किस में पैसा लगाए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा आपने। देखिए, लोग है ना रिटर्न्स को चेज करते हैं सर, व्हिच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, मेरे को क्वेश्चन आता है। हाँ, तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मुझे कई लोग, जब मैंने सोचा कि आपके साथ मुझे करना है, तो मुझे 1-2 लोगों ने सवाल ये किया कि यार ये बताओ, म्यूचुअल फंड के वो ब्रांड एम्बेसडर, वो SIP SWP की बात करते हैं, एक चीज़ ज़रूर पूछना कि आज मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, उसका रेटिंग देखी तो 5 थी, उसका देखा हमने रिटर्न बहुत अच्छा था, और मैं ये सोचता हूँ कि यार इसमें पैसा लगा के चलो 10 साल तक देते। अब मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है कि हर 1 साल पे देखूँ कि वो रेटिंग 5 ही है, या 1 पे चली गई, 3 पे चली गई, 2 पे चली गई, तो क्या जो पहली बार में सेलेक्ट किया उसी को छोड़ दे 10 साल, या उसमें चेंज की जरूरत होती है? उसको कैसे मैनेज और प्लान करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पहली बात हम ये समझते हैं कि देयर इज नो बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, वो क्यों नहीं है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ जी। आप कोई भी ऐप पे जाते हैं तो उसमें बेस्ट म्यूचुअल फंड आता है, रैंक 1, रैंक 2, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए के तो। हिसाब से आता है। और मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक जू की तरह बना देते हैं। इस महीने चलो हम एक ये वाला नया म्यूचुअल फंड ऐड कर देते हैं। अभी मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मेरे को 56 म्यूचुअल फंड भेजे हैं। 56? 56। अच्छा उनकी SIP है 4.5 लाख रुपए महीने की, अच्छा। और वो खुद ही तंग आ गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है उनके जीवन में। तो बोले संजय जी आप पकड़ो, आप बताओ करना क्या है मेरे को इसके साथ। फिर हमने बोला ठीक है, हमारी टीम रिसर्च करेगी। देखिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है। उसका रीजन ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है, हाईएस्ट होता है, ये 75% चांस है कि वो अगले क्वार्टर में नंबर 1 नहीं होगा। तो आप जिसको आज देख रहे हैं नंबर 1, वो अगले क्वार्टर में नंबर 1 रहे ना रहे, उसका 75% चांस है कि वो नहीं रहेगा। तो यानी कि ये तो फाइट आप जीत ही नहीं सकते ना, बिल्कुल विन नहीं, लगातार आपने समझो कोई स्टॉक देखा जिसने पिछले जो अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो ये गारंटी है क्या कि यहां से ऊपर और जाएगा? ये तो आप एक बेट लेते हो। बिल्कुल। तो अब आप बेट कैसे लोगे? हम बेस्ट की जगह राइट म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे। तो राइट म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरी और कैटेगरी के हिसाब से रिस्क रिटर्न समझना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज है, और उसके रिस्क है और उसके रिटर्न है, और हर म्यूचुअल फंड का कोई और पर्पस होता है, गोल होता है। अब आपको अपने जीवन के गोल सेट करने। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा सर कि मैं 20 साल बाद मेरे पास पैसा कितना होगा? मैंने 12% पकड़ा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो 1995 में आया था, ठीक है, 10 रुपए का NAV था। आज 30 साल हो गए, उसका NAV 2000 रुपए है। 2000 में कितना हुआ सर? गुना 200 गुना। 200 गुना हो गया 30 साल में 30 साल 200 गुना हो गया। यानी आपने 1 लाख डाला होता तो आज 2 करोड़ रुपए होता, बिना कुछ किया। आपने क्या लगाया इसमें? आपने थोड़ी कोई बुद्धि लगाई है। वो कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। उनकी कंपाउंडिंग रेट 17-18% है, मैंने 12% पकड़ी थी। यानी अगर आज आप बोलते हैं मेरे को कि संजय भाई मैं 1 करोड़ रुपए लगा सकता हूँ, तो 1 करोड़ रुपए 30 साल बाद कितना होता? 200 करोड़ रुपए। अब ये किसी को बात बोलो, किसी कोई मानेगा ही नहीं, कोई नहीं मानेगा कि सर एक वाली चीज 200 करोड़ हो सकती है 30 साल बाद। क्योंकि सर 8 + 8 + 8 कितना होता है? आपको कि 24 होगा। 24 हो गया। हाँ। 8 × 8 × 8 कितना होता है? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64 हो गया, उसको फिर 6 से करो, 8 से गुना करो। तो आप अभी भी क्लियर आंसर मेरे को नहीं दे पाए, क्योंकि माइंड मल्टीप्लिकेशन सोच ही नहीं पाता, सिर्फ एडिशन सोचता है। सिर्फ एडिशन सोचता है। तो आपको लग ही नहीं सकता कि मेरी वेल्थ इतनी कंपाउंड हो सकती है। और यही प्रॉब्लम सब लोग के साथ है, इसलिए वो लोग मैदान छोड़ के चले जाते हैं। एम्फी कहता है सर कि 100 लोग अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, सिर्फ 11 लोग 5 साल के बाद रहते हैं। 100 में से सिर्फ 11 5 साल बाद। यस। अब वो कैसे जिंदगी में वेल्थ बनाएंगे बताओ सर? तो मतलब क्या, आए, पैसा बनाया, काटा और निकल लिए। हाँ, मतलब थोड़ी SIP डाली 5 साल में कुछ दिखा नहीं ज्यादा, तो बाय बाय बोल के चले गए। तो कैसे आप वेल्थ कैसे बनाओगे? हाउ वुड यू मेक वेल्थ? वेल्थ बनाने के लिए टाइम चाहिए, 20 years मिनिमम। 20 ईयर्स मिनिमम। तो वापस आता हूं आपके राइट म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड हर गोल के हिसाब से और ड्यूरेशन के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड है। आप अगर 20 साल निवेश करने को तैयार हो सर, तो राइट म्यूचुअल फंड कौन सा है? स्मॉल कैप, मिड कैप, मोमेंटम, ये सारे फंड्स आपके लिए राइट हो जाते हैं। ओके। पर अगर आप मुझे बोलते संजय जी मैं सिर्फ 5 साल 6 साल इन्वेस्ट कर सकता उसी रकम में हूं, तो मैं इन सबको हटाता। मैं कहता लार्ज कैप, निफ्टी 50, निफ्टी 100, Okay. उसके बाद मल्टी कैप, मैं यहाँ पे रुक जाता। और ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड फंड्स
मैं नहीं आपको अलाउ करता कि आप कोई भी रिस्की एसेट लो। ठीक है। आप बोलते हैं संजय जी 10 से 12 साल है, तब हम कहते हैं चलो 80 रुपए लार्ज कैप में, 20 रुपए मिड और स्मॉल कैप। ठीक है। आप बोलोगे 20 साल तो 40 रुपए लार्ज कैप में, 60 रुपए मिड और स्मॉल कैप में। आप बोलोगे संजय सर 30 साल तो 10 रुपए लार्ज कैप में, 80-90 रुपए मिड कैप स्मॉल कैप में। जितना लंबी अवधि उतना रिस्क ज्यादा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो पहले अपनी अवधि तय कर लो कि टाइम फ्रेम क्या रखना है। हाँ, और टाइम फ्रेम सेट होता है गोल के साथ। गाड़ी चाहिए 3 साल बाद, घर चाहिए 7 साल बाद, शादी करनी है 10 साल बाद, बच्चे को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना 18 साल बाद, उसके बाद मुझे रिटायरमेंट चाहिए या फ्रीडम चाहिए 25 साल बाद। तो आपने आपके लाइफ के 5-6 तो बड़े गोल होते हैं, उससे बड़े तो गोल्स होते नहीं। तो हर गोल के लिए आप एक एसआईपी चालू कर दो, उसके लिए एक म्यूचुअल फंड तय कर दो। अच्छा, जिस दिन वो गोल हिट हो जाए उस दिन उस म्यूचुअल फंड को बेच दो, खत्म करो। एक चीज उसमें समझे, ये तो मैं समझ गई, ये जो आपने बात की ना ये बेसिक फंडा है जी। ये फंडा है, फिलॉसफी है कि भाई इस फिलॉसफी इस थ्योरम पे ऐसे काम होगा। अब क्या मैं देखता हूँ कि अलग अलग कंपनियां हैं जिनके की सेम ही चीज़ के, मान लो ए का भी हो सकता है, बी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा। कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती, कोई उससे कम, कोई तो उतना अच्छा नहीं। ये कैसे होता है जब सेम ही चीज़ में मान लो हाइब्रिड फंड है या डेट फंड है, आपने अलग अलग कंपनियों ने बना रखा है, तो किसी को ज़्यादा किसी को कम कैसे होता है, ये ज़रा समझाइए। देखिए सर, ऑब्वियसली फंड वो तो मैनेजर, फंड मैनेजर, वहां पे फंड मैनेजर फंड बैठा हुआ है। मैनेजर, ओके। तो 5-6 चीजें देख लीजिए। एक तो आप 1 ईयर रिटर्न्स पे मत जाइए। ठीक है। ठीक है, 1 ईयर रिटर्न्स इज नॉट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आप कितने साल कहेंगे देखने? मिनिमम 3 साल होना। Minimum। अगर म्यूचुअल फंड 3 साल से नीचे गए तो पैसा ही मत डालो, पैसा ही नहीं डालना। छोड़ दो, अच्छा, डालो ही मत, उस फंड में मत डालो। स्टैंडर्ड 5 साल मान लें? 5 साल होगा तो बहुत अच्छा है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस होगा। हाँ, क्योंकि 5 साल में कोविड भी निकल गया। जी बिल्कुल, ठीक इसलिए। है। दूसरी चीज, आप एक चीज जो नेक्स्ट चीज देखेंगे, इसे हम कहते हैं रोलिंग रिटर्न्स। अच्छा, तो रोलिंग रिटर्न्स कैसा होता है, मैं उसका सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। एक क्रिकेटर है सहवाग और एक क्रिकेटर है द्रविड़। ठीक है। ठीक है, आपको टेस्ट मैच खेलना है, द्रविड़ किसको को- लोगे? द्रविड़ बस, यही है, दिस इज रोलिंग रिटर्न्स। अच्छा, हो सकता है सहवाग ने द्रविड़ से ज्यादा रन बनाए हो, ठीक। हो सकता है कि सहवाग ने एक पर्टिकुलर अवधि में द्रविड़ से ज्यादा रन बनाए, लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी जाए। कंसिस्टेंसी द्रविड़ की है। तो रोलिंग रिटर्न्स जिसके ज्यादा होंगे, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स क्या करता है, वो चेक करता है छोटे, वो 5-10 साल की अवधि को 3-3 साल में बांट देता है, और वो हर 3 साल में चेक करता है, मल्टीपल टाइम्स चेक करता है। तो जो वो रिटर्न्स निकलते हैं उससे हमें पता चलता है, जिसे हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, कि एवरेज क्या स्कोर कर दिया उसने। तो वो रोलिंग रिटर्न्स हमारे को बता देता है कि कौन द्रविड़ है, कौन सहवाग है। क्योंकि सहवाग अगर आपने राइट टाइम पे पकड़ा तो बहुत रन बना देगा, पर अगर खराब टाइम पे पकड़ा तो कोई रन बना के नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अगर लंबी अवधि, मतलब टेस्ट मैच मतलब लंबी अवधि होगी, बिल्कुल, long तो format। मेरी लॉन्ग फॉर्म के लिए तो मेरे को द्रविड़ ही चाहिए टीम में। ओके। तो द्रविड़ ढूंढना है, और 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखो, जिसका ज्यादा है 90% केसेस में वो बढ़िया फंड रहता है, वो अच्छे से परफॉर्म करता है। ठीक है। दूसरी चीज देखो, ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है कि जब मार्केट खराब हुई तो इस फंड की वैल्यू कितनी मैक्सिमम कम हुई है। अच्छा, तो समझिए आपका फंड था वो 100 रुपए पे था, मार्केट खराब हुई, आप 85 पे आ गए। मेरा फंड था वो 100 रुपए था, मार्केट खराब हुई, हम एक ही कैटेगरी के फंड है, और मेरा फंड गिर गया 70 पे। 70 पे। यानी आप कम रिस्क लेते हो, मैं ज्यादा रिस्क लेता हूं। तो अब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है एज एन इन्वेस्टर, आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो इनके फंड में चले जाओ, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो इनके फंड में। अच्छा, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉ डाउन, कितना नीचे गिरा। तीसरा आप ये देख लो कि जैसे एक क्लास है बच्चों की, 50 बच्चों की क्लास है, तो 50 बच्चों की क्लास में बच्चे को कैसे चेक किया जाता है? रैंक से चेक किया जाता है। तो उस कैटेगरी में उसका रैंक क्या है, और 1 साल की अवधि में क्या है, 3 साल की अवधि में क्या है, 5 साल की अवधि में क्या है, 10 साल की अवधि में। अगर वो टॉप 5 या 10 में आता है तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हर बच्चा हमेशा फर्स्ट आएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, पर अगर वो टॉप 5 में रहता है हर बार में, तो यानी कि वो एक अच्छा फंड है। और चौथी बड़ी चीज है कि कंसिस्टेंटली क्या उस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अच्छा। हर फंड का एक बेंचमार्क होता है कि भाई मुझे किससे कंपेयर करोगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं आपसे बोलता हूं कि सर मेरे को ना मैथ्स में 40 मार्क्स आए, ठीक। अभी अच्छा है या बुरा है? हाँ, तो डिपेंड, वही बेंचमार्क की बात बेंच कि लास्ट टाइम अगर 30 है तो दिस इज बेटर, अगर 50 था तो ये बैड तो है। अगर मेरे को 100 में से 40 आए तो आप बोलोगे आप खराब स्टूडेंट हो। ठीक है, और अगर मुझे 50 में से 40 आए तो आप बोलोगे यार बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो वही 40 खराब भी था, अच्छा भी था। अच्छा भी था, तो पर्सपेक्टिव। कोई फंड ने 20% रिटर्न दिया और कोई फंड ने 12% रिटर्न दिया। हो सकता है 12 वाला बेटर है, क्यों? क्योंकि हो सकता है 20 वाले ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया और 12 वाले ने कर दिया। तो बेंचमार्क को बीट करना एक अगला ये होता है। तो क्या 4 चीजें वापस समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले हमारे को देखना है कि वो फंड का लाइफ मिनिमम 3 साल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है हमारे को उसका रोलिंग रिटर्न्स देखना है ताकि हमें द्रविड़ मिल जाए। ठीक है। तीसरा है
हमें उसकी रैंक देखनी है ओवर 1, 3, 5, 10 ईयर पीरियड, और अगर वो टॉप 5 के आसपास रहता है ठीक है। तो इट्स अ गुड फंड। और चौथा है उसने कंसिस्टेंटली कितनी बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है, ये हमें चेक करना है। अगर ये 4 काउंट्स पे आपको एक अच्छा फंड मिलता है तो इसके अलावा फिर आप रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन में मत जाओ, जू मत बनाओ, हर क्वार्टर में जाके नया फंड अपने पोर्टफोलियो में मत जोड़ दो। ये गलती मैंने भी की हुई है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं अभी आपकी की, पर मैं गलतियों पे भी समझ रहा आऊंगा। हूं। हाँ, अभी मेरे पास 12 फंड्स के आसपास है। तो नहीं, मैं उस पर आऊँगा। अब देखिए, पैसा तो आपने लगाने का बता दिया, फंडा बता दिया कि इन पैरामीटर, इन बेंचमार्क को देखना, उसके बाद उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा आपने कहा कि फॉर्मेट ये देखो कि कितने टाइम तक के लिए करना है आपको। हाँ। जितना लंबा आप करोगे आपके लिए उतना रिस्क ज्यादा ले बेनिफिट, सकते हो और रिस्क dividend और डिविडेंड भी आपको ज़्यादा होगा। अब ये सवाल उठता है कि निकाले कब पैसा। मान लो मैंने पैसा लगाया, तो व्हाट इज द राइट टाइम? क्योंकि 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, और निकालें तो कैसे निकाले? क्या वन गो निकाल ले, क्या पार्ट में निकाले, क्या SWP करके निकाले, वो समझाइए आप मुझे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आज तक सर मेरे को किसी ने ये पूछा नहीं। अच्छा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी पॉडकास्ट किसी ने मुझसे पूछा है कि भाई ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो घुस गया, अब इसको बाहर कैसे निकाले। सर बहुत सिंपल आंसर है इसका, और यहां से शुरुआत होती है कि आपका गोल क्या था। ठीक है। आपने कहा संजय जी 5 साल बाद मुझे मर्सिडीज खरीदनी है। मर्सिडीज आती है 1 करोड़ रुपए की, मुझे 1 करोड़ के लिए 30 लाख रुपए की डाउन पेमेंट चाहिए, बाकी मैं उधार से करूंगा। ठीक है। अब आपने उसके हिसाब से एक फंड तय किया। 5 साल बाद ये 30 लाख बना, 28 बन गया, 32 बन गया, मार्केट ने थोड़ा ठीक, प्लस ठीक। माइनस कर दिया। इतना कोई आप अपन सब भगवान नहीं है कि एकदम प्रिसाइज बिल्कुल, बिल्कुल। 5 साल की जगह 4.5 साल में हो गया, 5 साल की जगह 5.5 साल में हो गया, वो मार्केट का प्ले है। अब सर आपका गोल था तो आप इसको पूरा विड्रॉ कर लो। अच्छा, गोल था ना आपका, आपको गाड़ी लेनी थी, अब खरीदो। यही हो गया कि पर्पस डिफाइन पहले करो। पर्पस के साथ आपका टेनियर आ जाएगा कि भाई करना क्या है। हाँ। मुझे 30 साल की उम्र मर्सिडीज चाहिए, आज मैं 22 साल का हूँ, मेरे पास 8 साल का टेनियर है, 8 साल के लिए मैं इतना पैसा लगाऊंगा, उस टाइम पे इतनी वैल्यू होगी, जिस दिन हो जाए उस दिन निकाल लो। बस खत्म हो गया। अब यहाँ भारतीय लोग क्या करते हैं मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ वो आएंगे बोलेंगे वाह यार 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, बढ़िया है, जरा 2 साल और SIP चलाते हैं। वो मर्सिडीज की अभी E क्लास नहीं, अब GLE लेंगे बड़ी वाली। हाँ, तो जी उन्होंने फिर से 2 साल, अब 2 साल मार्केट क्रैश कर गई। हाँ, तो फिर पैसा चला। तो तुमने तो फैक्टर ही नहीं किया था ना वो सारी चीजों को। तो जब गोल अचीव हो जाए, स्टेप नंबर 1, जब गोल अचीव हो जाए पैसा बाहर निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि फुल निकालूं कि पार्ट निकालूं। पार्ट निकालो कि SWP करके। अगेन क्वेश्चन वहीं पे आता है, आपका गोल क्या था। गोल क्या था? अगर आपकी गोल ये था कि किसी चीज की डाउन पेमेंट करनी है, मेरे बेटे अभी एक फंड है, मेरे को पता है वो मेरे बेटे के जब वो 18 का होगा, आज वो 10 का है, जब तक वो 18 का होगा वो फंड 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच ठीक जाएगा, है। ये वो टिक, ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस। तो ये 1.5 करोड़ की है उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की, एजुकेशन में हो जाए। उसके एजुकेशन के लिए। पर अगर उस दिन मेरे को 1.5 करोड़ नहीं लगे, मेरे को 50 लाख लगे, तो बचे हुए 1 करोड़ को मैं क्या करूंगा, मैं डेट फंड में डाल दूंगा, सेव कर दूंगा, और उसमें से एक नई SIP क्रिएट करूंगा। इस फंड का जो काम था उसको धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरा काम पूरा कर दिया, और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मेरे को अब रीएलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा गोल अचीव हो चुका है। अब फुल विड्रॉ करें तो ये सिनेरियोज हो गए कि आपका गोल था, आपकी बेटी की शादी थी, हाँ, उसके आपको लिए गोल्ड खरीदना था, उसने आपने की थी, आपको वेंडर को पैसे देने थे, लेकिन उसके लिए इसके आपने लिए बीच में मुझे सवाल आया। आपने कहा कि मानो मेरे को ये था कि बेटी की शादी के लिए मुझे गोल्ड खरीदना है। अब देखो, जैसे अभी की ही बात ले ले, पिछले 4-5 महीने से लगातार मार्केट डाउन चल रहा है, जी। तो इसका असर NAV पे भी होगा ही होगा, होगा। नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। तो बॉस ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मान लो बेटी की किसी की शादी 3 महीने बाद है, और वो चाह रहा है कि यार पैसे तो मुझे चाहिए, अभी मार्केट 10,000 डाउन हो गया है, सारे देख भी रहा है कि सिग्निफिकेंटली अमाउंट कम हो गया है, तो क्या उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए या खरीद लेना चाहिए? क्या करे? ये थोड़ा सा ना डाइसी सा सिचुएशन हो जाता है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, ये बताइए। देखिए अभी वापस आते हैं, किसी ने भी बेटी की शादी के लिए ऐसे प्लान नहीं किया होता। ठीक। अगर बेटी की शादी के लिए आपने प्लान किया होगा तो यानी 15 साल का अवधि होगी। हाँ। अब 15 साल की अवधि होगी तो आपने 10 रुपए का यूनिट आपका हो गया होगा इस टाइम तक, समझो 1500। 1500 तो नहीं, मैं कहूंगा 300 भी हो गया। चलो 300, ठीक है। ठीक है, तो 30 गुना हो गया। अब वो 300 से करके 250 आ गया, तो कौन सा आप लूट रहे हो? अच्छा, मतलब ज्यादा लोभ करने की बात नहीं, ये मत सोचो कि 300 की जगह अगर 250 आ गया तो घाटे में नहीं। आपका काम पूरा हुआ क्या? हाँ। आपका काम लेफ्ट और राइट थोड़ा सा हो सकता है। मैंने वापस बोला ना कि आपने 15 साल सोचा था, हो सकता है वो 14 या 16 होगा। आपने सोचा था मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे 2 करोड़ चाहिए, वो 1 करोड़ 80 लाख हो गए। तो इतना मत सोचो फिर। अच्छा, अगर आपको लगता है नहीं आप ऑप्टिमाइज करना है, तो सर इस दुनिया का सबसे इजी तरीका अगर लोन का कोई है तो वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है। आप आज के दिन इतनी एप्स हैं, आप सीधा उनको कनेक्ट करके बता दो मेरे पास इतने का म्यूचुअल फंड है, आपके घर पे आके कैश लेके जाएंगे। अच्छा, 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में कैश क्रेडिट है। आपने बोला मेरा 1 करोड़ 80 लाख का म्यूचुअल फंड है, वो देखेगा, चेक करेगा अपने कितना इक्विटी है, कितना डेट है, वो सब चेक करेगा।
अगर समझो फुल इक्विटी भी है तो 90 लाख रुपए का लोन आपके हाथ में, क्या पैसे ले लो। तो आप उसमें से ले लो थोड़े समय के लिए अगर आपको लगता है तो अब हमारे पास है ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। पर्पस, प्लानिंग, टाइमिंग, तीनों को मिक्स कर दो तो इस मार्केट में भी नुकसान उठाने वाला सिचुएशन आपके लिए नहीं आता। और सर कभी कभी क्रैश होते हैं, उतना तो आपको फैक्टर करके चलना ही पड़ेगा। वो तो किसी के साथ भी हो अभी 2020 में हुआ 25% नीचे गिरा, पर विद इन 6 months सब कुछ रिकवर हो गया। अब मैं उस पर भी आऊँगा कि भाई जब मान लो सपोज करो जब हमने देखा कि 2 साल पहले अचानक से एक रिपोर्ट आई, अडानी के शेयर्स क्रैश हो गए। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अरे यार अभी गिर गया 3000 का शेयर 1400 1300 1500 में मिल रहा है, खरीद लो। और जिसका था वो डर गया, कुछ बेचने भी लगे लोग। इस तरह की सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हो कि होल्ड करो या बाई करो, क्या करें? सर देखिए, मैं ऐसा सेट कि मैं कभी भी डायरेक्ट स्टॉक करता ही बिल्कुल तो मैं सोचता ही नहीं हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है। पर मैं एक चीज़ मानता हूँ, और ये ह्यूमन बिहेवियर का बहुत बड़ा पार्ट है, कि अगर एप्पल के शोरूम में नया फोन आता है तो लोग लाइन लगा के प्रतिस्पर्धा तो लोग लाइन लगा के प्रतिस्पर्धा करके, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ फुल हिंदी बोलूं मजा आता है मेरे को, खुद को हिंदी बोलने में बहुत मजा आता है। तो लोग लाइन लगा के प्रतिस्पर्धा करके फर्स्ट आऊंगा, मेरे हाथ में सबसे पहले वो मोबाइल होना चाहिए, राइट। उसके लिए वो 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 2 लाख रुपए खर्च करते। यही एप्पल का शेयर 5% गिर जाता है तो वो छूते भी नहीं है, या फिर होता है तो बेच देते हैं। तो ये मानसिकता ना आदमी को अमीर नहीं बनने देती। अच्छा। एक बंदे ने एनालिसिस करी कि जब आईफोन लॉन्च हुआ तब अगर आपने उतना ही पैसा आईफोन के शेयर में डाल दिया होता, अच्छा, तो आज 16 आईफोन लॉन्च हो गए और 2009 में पहला आईफोन आया था। 15 साल हो गए आज। 15 साल में आपके पास $1 मिलियन होते हैं उस पैसे को डाल के। $1 मिलियन अगर आपने फोन की जगह फोन के साथ साथ भाई फोन भी ले लिया, ये भी ले लिया। हाँ, मतलब उतना ही पैसा का शेयर भी ले लिया। भाई जिस चीज का पदार्थ ले रहे हो उसी चीज की तो कंपनी बढ़ेगी ना आगे जाके। भाई एक भरोसा है तभी तो आप खरीदते हो आईफोन। मतलब कोई भी मैं जानता हूँ, इतने लोगों को जानता हूँ जो आईफोन 1 से लेके 16 सारे ओन करते हैं, दुकान लगा देते हैं घर पे, देखो हमने ये भी किया, ये भी किया। हाँ, मैं भी जानता हूँ। तो पॉइंट ये है कि तब आप अगर, मतलब इतना सिंपल है पैसा बनाना, और ये मानसिकता का खेल है सर सारा। आज हम क्या करते हैं, अगर आप मुझसे पूछो संजय जी आप क्या करते हैं, एक तो मेरे म्यूचुअल फंड का चलता है SIP, एक हम ETFs होता है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिसे कहते हैं, उसमें हम हर दिन सर बिना नागा दोपहर को 3:15 बजे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे 10 फंड है, उसको अरेंज करते हैं ETFs को, जो गिरा होता है उसको खरीद लेते हैं रोज। अब कितना गिरा कितना डालना है वो हमारे एक रूल सेट है। वो तो रूल भी सेट और पॉकेट भी। हाँ, वो पॉकेट के हिसाब से रूल सेट किया है कि भाई मैं महीने का इतना डाल सकता हूँ, समझो मैं महीने का ₹1,00,000 डाल सकता हूँ ETF में, तो ₹1,00,000 कैसे डिवाइड होगा वो हमने तय करके रखा हुआ है। तो ये ₹1,00,000 सपोज करो 1 मिनट के लिए किया, किसी की आमदनी अगर X है तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बचत, सेविंग्स जो आपने डाला, चाहे म्यूचुअल फंड में डाला, ETF में डालो, किसी में भी डालो, वो कितना % पैसा आप चाहते होना चाहिए आदमी? सर लाइफ को ना थोड़ा बकेट्स के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या भारत में ना वो स्टैंडर्ड रूल नहीं चलते, यूएस वाले 50-30-20 इजीली नहीं चलते। तो या तो आप ऐसे सोचो कि आपकी 50,000 की तनख्वाह है तो 50 नहीं, वो 40,000 की तनख्वाह है, पहले ही 10 माइनस कर दो। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना सर, वो अपनी आंखों के सामने से पैसा माइनस कर देते हैं। अच्छा, मैंने जितने व्यापारियों के साथ, अच्छे व्यापारियों के साथ काम किया है, जहां मैं किनको कंसल्ट करता हूँ, मैं उनके पैसे गायब करवा देता हूँ। अच्छा, है ही नहीं, ऊपर से ही गायब कर देते हैं। अच्छा। जो मेन रेवेन्यू अकाउंट है उसमें से हम खींच के कहीं और डाल देते हैं। सर लोग TDS टाइम पे नहीं भर पाते, GST टाइम पे नहीं भर पाते, क्योंकि उस दिन उनके पास कैश फ्लो नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, फिर उस दिन वो हेल्टर स्केल्टर करते हैं, डीले करते हैं, सरकार को ब्याज देते हैं, अपना नाम खराब करते हैं, क्योंकि आप अगर कंप्लायंस में खराब करते हो तो आपका नाम खराब होता है ना। कल को जाके आप पब्लिकली फंड रेज करोगे तो 4 बार दिखता है भाई ये कंप्लायंस नहीं है, फिर वो फितरत दिखती है ना इंसान की। बिल्कुल, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, राइट, है ना। राइट। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इस पैसे को माइनस करो, माइनस आपका है नहीं ना, सरकार के पैसे पे आप मजे नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप अपनी 50,000 की तनख्वाह आती है, उसके 10,000 साइड ही कर दो। मेरी है ही 40,000, मुझे घर 40 में चलना है, और ये दिमाग बड़ी तो आपने 20% माइनस करवा दिया। हाँ, मैंने शुरू में 20% माइनस कर, ठीक है, ये तो चला गया निवेश की तरफ चला गया। अब आप एक और चीज क्या कर सकते हो, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, मतलब इनकम में से 20% पैसा आप आंखों के सामने से हटा ओझल कर दो। 25,000 है तो 20,000 कर दो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा इसमें ना, फिर आपका खर्चा ही 20,000 में निपट जाएगा। अगर आप अपने आप को 25 दोगे तो खर्चा 25 में निपटेगा। भाई मैंने इतने लोग देख लिए जिनकी तनख्वाह 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना है, कम तो नहीं है, नहीं, वो भी नहीं गुजारा कर पाते।
क्यों? क्योंकि जैसे ही इनकम बड़ी दिखती है कोई ना कोई ईएमआई आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। भाई आज चलो मर्सिडीज ले लेंगे, चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ चले जाते हैं, यूरोप का ट्रिप मार लेते हैं, कोई बाइक ले लेते हैं, कोई अच्छी पार्टी थ्रो कर देते हैं। बच्चे की पार्टी पिछली बार हमने वो बैंक्वेट में की थी, इस बार 5 स्टार में करेंगे। तो वो अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू बड़ा दिख रहा होता है। पर यहीं अगर वो गायब कर दे पैसा तो कुछ कुछ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को वो कम करेंगे। दूसरा है, आप जल्दी में जिंदगी में शुरू में, जैसे सर हम कहते हैं गाड़ी में सब जब आप बैठते हो तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सीट बेल्ट पहनते हो। वैसे जिंदगी शुरुआत जैसे ही करते हो आपको सीट बेल्ट पहननी है। जिंदगी आपके साथ 3 बड़े धमाके कर सकती है। पहला, आपकी आमदनी खत्म कर सकती है, आपका जॉब व्यवसाय खत्म हो सकता है। ठीक, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सेकंड, आपकी हेल्थ खराब कर सकती बिल्कुल हेल्थ। है। और तीसरा, मृत्यु। ठीक है, बिल्कुल। तो आते हैं तीनों को सोल्यूशन दे देता हूँ। हाँ। ये गोल्डन सोल्यूशन है, मैं चाहूंगा कि सब लोग नहीं, आज बिल्कुल, ही बिल्कुल, बिल्कुल। इस्तेमाल करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को इतना बता दो कि आप इनमें से क्या कर चुके हो, क्या नहीं कर चुके हाँ, हो। बिल्कुल। इतना भी बता देना, 3 चीजें बस। अब आता है सर, नौकरी चली गई, व्यवसाय चला गया, सैलरी बंद हो गई। मेरा एक फ्रेंड सर 45 साल की उम्र का, कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 महीने पहले फोन आता है, बहुत अच्छी तनख्वाह, 3.5 लाख रुपए महीना, और पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा प्रोसेस चला था। वो प्रोसेस बंद हो गया, जॉब चली गई। अब जॉब चली गई तो मेरे को फ़ोन किया था कि जॉब में हेल्प कर दो। ठीक है, हमने सीवी भी दिया, कुछ हमारे भी इतना नहीं था कि कनेक्ट हो पाया। 1 आधे महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से फ़ोन आया। मतलब क्या वो लग गई? बोलते नहीं, बट कुछ उधार दे सकते हो क्या? मतलब किस बात का उधार? तो बोलता है वो परेशानी हो रही है, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा, रेंट नहीं भर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं कर पा। तो मैंने बोला कि भाई साहब 45 के आप हो, 22 की उम्र से काम कर रहे हो, 23 साल हो गए आपको काम करते हो, 3.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, आपके पास 6 महीने का रनवे नहीं है। मतलब आपका खर्चा 1.5 लाख होगा, 1.5 लाख इंटू 6, 9 लाख, 10 लाख रुपए, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, वो भी इतनी ज्यादा तनख्वाह पे भी। तो चुप था। मैंने बोला कोई SIP करी होगी, कुछ की होगी, तो उसको तोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, या उसके अगेंस्ट लोन ले लो। नहीं जी, वो भी नहीं है। फिर मैंने किया क्या, बोलते एक घर ले लिया था, वो बिल्डर ने दिया नहीं, उस पर EMI चल रही है, घर मिला नहीं, मैं घर बेच नहीं पा रहा, और अभी भी EMI दे रहा हूँ और रेंट भी दे रहा हूँ। तो एक इन्वेस्टमेंट करी, वो भी फंस गई। तो पॉइंट ये सर कि इमरजेंसी फंड लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, मैं पूछने वाला था, आपने अच्छा कि पहले ही बता दिया। हाँ, तो ये सीट बेल्ट है आपकी लाइफ की। इमरजेंसी फंड आपका सीट बेल्ट हो गया, और उसके लिए आपने बताया कि हाँ, इमरजेंसी फंड, राइट। तो अब ये मिनिमम 6 महीने, नहीं तो 12 महीने हो तो बहुत अच्छी बात है। 12 महीने का रनवे अगर आपके पास है फिर तो आप आ जाओ, तो कुछ ना कुछ हो ही फिर तो जाएगा। आपको कुछ, भाई 12 महीने तो बहुत होते बहुत हैं। होता है। भाई, जिस दिन आपकी नौकरी गई, आप 12 महीने का रनवे, तो पहले 15 दिन तो आप छुट्टी लो, माइंड को शांत करो, अपॉर्चुनिटी देखो, स्किल डेफिसिट देखो, कौन सा नया कोर्स करना है वो देखो, फिर लगो ना काम पे। आपके पास तो 12 महीना है भाई, जितनी रनवे होता है उतना आपको सांस लेने को टाइम मिल जाता है। सेकंड आता है हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ये लोग कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड करते हैं कि मेरी कंपनी लेके देगी 2 लाख रुपए का। अरे 2-3 प्रॉब्लम, एक तो 2 लाख रुपए में ना आप कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, राइट। छोटा सा भी ऑपरेशन हो 3-4 लाख कहाँ साफ हो जाता है पता नहीं बिल्कुल, चलता। बिल्कुल। सेकंड चीज है कि जो कंपनी लेके देती है, जैसे ही आप कंपनी छोड़ोगे तो वो विड्रॉ हो जाता है, इनवैलिड हो जाती है। इनवैलिड हो जाता है। अगर आप खुद की पर्सनल लोगे ना तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। मैंने 20 लाख की ली थी कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले। 30-40 में बदल गई होगी। अभी 60-65 के आसपास हो गई है। हर साल नो क्लेम बोनस मिलता जाता है। NCP बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है। तो ये मेरा एसेट है। दैट इंश्योरेंस इज माय एसेट टुडे। यानी इमरजेंसी फंड का आपने इंतजाम कर लिया, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, आपने अपने हेल्थ के लिए इंतजाम कर लिया, हेल्थ एक्सचेंज किसी तरह का है तो वो हो गया, तो फिर तो रेगुलर खर्चा है, फिर तो रेगुलर खर्चा है, फिर आप करो। फिर करो। हाँ। फिर तीसरा जो है वो है कि भाई अगर आपके ऊपर, आपके परिवार का किसी प्रकार की लायबिलिटी, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनकी लायबिलिटी को माप लो कि भाई मेरे जाने के बाद 10 साल के लिए इनको कैसे जीवन जीना होगा। क्या मैंने कोई होम लोन लेके रखा है तो वो जोड़ लो। उसके बाद आप जोड़ लो कि भाई क्या मैंने कोई इनको 10 साल के लिए इनकम कितनी चाहिए होगी, वो जोड़ लो। उसके हिसाब से मेरे बच्चों की दोनों की पढ़ाई के लिए अमाउंट चाहिए, वो जोड़ लो। जो अमाउंट आता है उतने की इंश्योरेंस ले लो। समझो आप आज महीने साल का 10 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, आपके ऐसे लायबिलिटीज, आपको लगता है जी मेरे को 1-1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए ताकि सब कुछ मैनेज हो जाए ठीक से, ठीक। तो ले लो 1.5 करोड़ की इंश्योरेंस। आप चूँकि मकान की बात अभी कर रहे थे ना, ये बड़ा है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल भी जो दिया कि भाई ऐसे गया मकान, उसका फंस गया। अब क्या है कि पहले की सोच और अब की सोच में फ़र्क है। हमारे जो पेरेंट्स थे उनके टाइम पर था, नौकरी की, जब रिटायर हुए पैसा आया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, और उसके बाद जीवन जो 60 में रिटायर, उसके बाद जो भी 15 साल, 20 साल, 30 साल रहना है, उसमें आराम से अपना जीवन, पेंशन भी मिल रही है। अब सोच उलट गई। अब क्या है कि 20-25 साल की उम्र में घर भी ले लिया, गाड़ी भी खरीद ली, सबकी EMI चालू हो गई। आप मुझे सजेस्ट करो कि व्हाट इज़ द राइट टाइम
टू बाय अ होम और हाउस, सही टाइम क्या है? ईएमआई पे घर को खरीद लेना चाहिए और उस ईएमआई के बोझ के तले हमेशा टेंशन में रहना चाहिए, या फिर पुराना फंडा जो था, या आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसा हो जाए तब जाके घर खरीदना चाहिए? देखिए सर, मेरा पर्सनल रूल जो है हाँ, वो थोड़ा personal, स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल। वो लोग नहीं, वो फॉलो नहीं भाई हो पाते। संजय जी जो कुछ भी बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे से बता रहे हैं, और ये इनकी सलाह है, निजी राय है। निजी राय, हाँ। ये आपको ये नहीं कह रहे कि मैंने जो किया वो जिंदगी में आप भी करो। आप अगर हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो तो आप अपने हिसाब से चला लो। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने किया और उससे मुझे जो हासिल हुआ। बिल्कुल, राइट बिल्कुल। जी, सर देखिए, सबके इक्वेशन लाइफ के अलग होते हैं और उस इक्वेशन से ही आदमी बनता है। बिल्कुल। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो जिस घर पे मैं बॉम्बे में, मेरे फादर का घर है, उसमें उस दिन मैं उस घर को उधार के साथ भी नहीं खरीद सकता था। अच्छा अगर मैं उधार लेने जाता बैंक के पास तो बैंक इतना उधार भी नहीं देता मेरे को, मेरी इतनी तनख्वाही नहीं थी अच्छा, कि मैं अपने फादर का घर खरीद पाता। 2008 की बात कर रहा हूँ। ठीक। आज 2024 है, 25 है, अब तो 25 चालू हो गया। मैं उसी घर को अपने कैश इन बैंक से, जो मेरे पास वेल्थ है, जी, उससे 5 बार खरीद सकता हूँ। अच्छा। तो मेरा घर जिस तेजी से बढ़ा उससे कहीं ज्यादा तेजी से मैं बढ़ा, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि जितना मैं अपने दिमाग पे निवेश करूंगा, जितना मैं तेजी से बढ़ूंगा, उतना ही मैं ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अगर मैं वो पैसा रोक के घर पे डाल देता तो मैंने जो शुरू में कोर्सेज किए वो मैं नहीं कर पाता। मैंने जिस स्पीड से जॉब्स में जंप लिया मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को हमेशा डर होता मेरी अगले महीने ईएमआई है। तीसरा, मैं जब मैंने जॉब स्विच मारा और दिल्ली आया, मैं वो डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि मेरा बॉम्बे में घर होता, फिर मेरा सर दर्द होता, उसका रेंट वेंट ये। तो मैंने ना उस चीज को अपनी आंखों के सामने देखा, उस अनईजीनेस को अपनी आंखों के सामने देखा। ईएमआई का। हाँ, तो मुझे ना थोड़ा सा इससे परहेज है। बाकी भारत में क्या है कि आपको बहुत कम रेंट पे घर मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने दिल्ली में जब आया था 2014 में, एक सोसाइटी में, बेस्ट सोसाइटी ऑफ साउथ दिल्ली में मैंने घर लिया था, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अभी आप अपने घर में रहते हो, रेंट पे रेंट रहते पे हो? रेंट पे रहते हो? घर खरीद सकते हो बावजूद इसके आप रेंट पे रहते हो? बिल्कुल। जब आप कोई चीज कर सकते हो और वो नहीं करते हो, उसे ताकत कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब आया सर 2014 में दिल्ली, तो मैं बेस्ट सोसाइटी में था, आरके पुरम में। 2 बेडरूम का घर मेरा 38,000 रुपये भाड़े से स्टार्ट हुआ, 40 गया, 42 गया। जैसे 42 गया, मैंने ओनर को बोल दिया मैं जा रहा हूँ, उसने वापस 38 कर दिया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अच्छा टेनेंट हूँ, टाइम पे पैसा दे रहा हूँ, धमाल नहीं मचा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। ठीक। सर कट टू टुडे, आज 2025 है, 11 साल हो गए, मैं उससे बेटर लोकेशन में आ गया, ईस्ट ऑफ कैलाश में। मानोगे आप? हाँ बिल्कुल, बेटर लोकेशन। हाँ, अब मैं एक प्रॉपर घर जो होते हैं उसमें, बिल्डर फ्लोर में, जो मुश्किल से 5 साल पहले बनी है, ठीक है। 3 बेडरूम का घर है, 1600, ये 200 गज का, 1600-1700 स्क्वायर फीट का, और मेरा भाड़ा 75,000 है सर। तो 10 साल पहले आप 2 बेडरूम का 40,000 40,000 देते थे, आज आज 75,000। 10 साल बाद 3 बेडरूम का बेटर लोकेशन में 75,000 रुपए दे रहा हूं। और वो घर है 4.5 पौने 5 करोड़ का। 4.5-5 बड़े आराम से हो गए। ठीक है, 200 गज का घर है, ईस्ट ऑफ कैलाश, प्राइम लोकेशन। तो मैंने कभी अपने एड्रेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो उस एड्रेस को मुश्किल से 1.5-2% पे ले रहा हूँ, और बचा हुआ पैसा मैं घुमाऊंगा बढ़िया से फुल स्पीड में। तो मुझे लॉजिकल नहीं लगा अभी तक। तो मेरी मम्मी भी बहुत नाराज होती है मेरे पे, बेटा घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला, एक ही चीज़ बोली कि जिस दिन मेरा कॉर्पस का 20% में मैं एक अपना मनचाहा घर ले पाऊंगा, उस दिन मैं घर ले लूंगा। तो उन्होंने बोला, तेरा कॉर्पस का टारगेट क्या है फिर? मैंने एक नंबर दिया, मैं इतना, मतलब बोलती ठीक है, अब मैं बस एक ही पूजा करूंगी कि तेरे को कॉर्पस मिल जाए। मतलब चलो अच्छा है, मम्मी को भी अब क्लैरिटी हो गई, तो गोल क्लैरिटी हो गई। कॉर्पस का कितने परसेंट? 20%। 20%। यानी कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेंट पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लोकेशन पे अच्छा पैसा दे के रह लो, और जो चाहते हो कि ऐसा घर मेरा होना चाहिए, तो अपना कॉर्पस बनाओ, चाहे आप स्किलिंग करके बनाओ, इन्वेस्टमेंट निवेश से करके बनाओ, बनाओ, जैसे भी बनाना है, पैसा इतना जमा करो कि उसका 20% में तुम्हारा वो मकान आ जाए। जिस दिन ये सिचुएशन आती है उस दिन घर खरीद। ठीक है, अब ये हो गया एक इक्वेशन, ये है आइडियल इक्वेशन। आइडियल इक्वेशन। अब आप ये समझिए कि इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने अपने ऊपर प्रेशर बनाया कि मेरे को अपनी इनकम बढ़ानी है। राइट। इससे मैंने अपने लाइफ का स्ट्रेस खत्म किया कि मुझे ईएमआई देनी है। वो तो जीरो हो गया। वो तो जीरो हो गया। आज मुझे 75,000 का घर है, खुदा ना खास्ता मेरी इनकम कम हो जाए तो मैं 30,000 में चला जाऊंगा। मेरा क्या जाता है, मेरे को तो बोरिया बिस्तर उठा के जाना है। ठीक है, प्रॉब्लम तो ओनर की है। तो अच्छा, ओनर भी देखो कैसे होते हैं, जैसे ही इज अ वेरी जेंटलमैन, ओल्ड व्यक्ति हैं। तो मैंने अगस्त 2022 में घर लिया, तब 70,000 किराया था, 2 साल का लॉक इन था, 2 साल मेरा रेंट नहीं बढ़ने वाला था। ठीक। तो अगस्त 2024 तक मेरा रेंट ही नहीं बढ़ा, ठीक। और फिर जब बढ़ा तो 75,000 करा उन्होंने। ठीक है।
उन्होंने बोला 77 करते, मतलब 75 करते, वो मान गए। अब 2 साल के लिए फिर से लॉक इन है। हाँ, तो इफेक्टिवली मेरा 4 साल में रेंट 70,000 से सिर्फ 75,000 है। 75,000। राइट राइट। तो लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं प्रॉपर्टीज को लेके, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके ऊपर सोसाइटल प्रेशर है, आपके लिए इमोशन है, ये मनी डिसीजन है, आपको लगता है आपका घर होना चाहिए, तब की इक्वेशन भी बता देता हूँ। पहली चीज, जब आप घर लेने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि उस घर का 20% आपके पास किसी ना किसी तरीके से होना चाहिए। अगर आपको आज 1 करोड़, आज दिल्ली एनसीआर में, मैं कहता हूँ नोएडा में 2 बेडरूम लेना है, तो भी 1 करोड़ से नीचे का नहीं आएगा। 1 करोड़ का घर मान लो आप खरीद रहे हो, तो 20 से 25 लाख रुपए तो आपकी जेब में होना चाहिए। पॉकेट में, बिल्कुल। ठीक है। अब 75 लाख रुपए अगर आपको लोन लेना है, तो 75 लाख का मोटा मोटी मुझे लगता है किश्त आएगी 60,000 रुपीज। मतलब मोटे तौर पे 1,00,000 का 1,000 मान लो। 1 लाख का 850। हाँ, 850। 1 लाख का 850 चलता है, तो वही 60,000 रुपए हो जाएगी। दिस 60,000 शुड बी नॉट मोर देन 40% ऑफ योर टेक होम सैलरी। टेक होम सैलरी का 40%। तो टेक होम सैलरी का 40% जो है वो आपकी किश्त हो सकती है। तो अगर आपकी टेक होम सैलरी 1.5 लाख है, तो तब आप डेफिनेटली खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपकी ग्रॉस सैलरी 2 लाख के आसपास होगी, तो 2 लाख रुपए महीने में आप एक 60,000 का अफोर्ड कर सकते हो। देखो, सरकार को जो पैसा चला गया वो तो गवर्नमेंट आ रही है आपको कोई। ये तो घर में अगर मान लो 60,000 रुपये मैंने ईएमआई में दे दिया, तो फिर गाड़ी तो रह गई। सर गाड़ी के लिए, अच्छा हाँ, और इसीलिए मैंने टेक होम का 40%। बिल्कुल, इसलिए देखिए, ये एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। राइट। अब जैसे मैं एक इवेंट पे गया था जहाँ निर्मला सीतारमण जी आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। तो किसी ने पूछा सर डेफिसिट है मैडम, ये सब, तो उन्होंने बोला देखो, मेरा जितना डेफिसिट है ना, उतना मेरे को उधार लेना है, और जितना मैं उधार लूंगी वो डेफिसिट का, उससे मैं एसेट क्रिएट कर रही हूँ, केपेक्स कर रही हूँ, मैं रोड्स बनवा रही हूँ, ब्रिजेस बनवा रही हूँ, पुल बना रही हूँ, डिफेंस पे खर्चा कर, ये निवेश कर रही हूँ। तो यानी ये मुझे आगे जाके इनकम देने वाला है। तो ये हो गया गुड डेट। बैड डेट होता है कि आपने कंजम्पशन। तो हमेशा याद रखिए, बैड डेट इज इक्वल टू कंजम्पशन, गुड डेट इज इक्वल टू क्रिएशन। पर कंजम्पशन के बिना भी जिया नहीं जा सकता। अब सोचिए कोई व्यक्ति है जिनको रात को 8 बजे शौक है बैठने का ग्लास के साथ। अब शौक है तो शौक है, ठीक है, ये बैड डेट है, तो आप क्या करोगे? उनको जीरो तो कर नहीं सकते, तो आप ये बोल सकते हो भाई तू 3 मत पी, 1 पी ले, या तू 2 दिन में 1 बार पी ले। हाँ। तो आपने क्या किया? उसको रेगुलेट किया कि आपने जीरो नहीं किया। अभी किसी को शुगर की आदत हो, अभी किसी को डायबिटीज है, उसको शुगर खाने का मन है, तो बोला हफ्ते में 1 लड्डू खा लेना, राइट। तो उसको आपने खत्म नहीं किया, रेगुलेट किया। तो इसी तरीके से आप बैड डेट को रेगुलेट कीजिए। टेक होम का 15% आप बैड डेट की ईएमआई बना लीजिए। अच्छा, टेक होम का 15% अब बैड डेट की ईएमआई बना लीजिए। अच्छा, बस हो गया। बैड डेट में तो मोटे तौर पे डिफरेंस देखो ऐसा है, मतलब आप आईफोन ले लिए, गाड़ी ले लिए, आप जब कभी भी मोटा खर्चा, आईफोन वगैरह तो चलो 1,00,000 1.5 लाख रुपए का सामान है, कोई इतना बड़ा मैं नहीं मानता। गाड़ी और मकान एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 2 कर्ज ऐसे हैं जो कि बड़े होते हैं जी। तो गाड़ी खरीदने जाओगे 10 लाख रुपया ऐसे ही चला जाएगा। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2005 की बात है, मुझे गाड़ी खरीदने का शौक था कि गाड़ी खरीदूँ, पहली बार कार खरीदता। तो मुझे कुछ लोगों ने मना किया कि बेवकूफ़ी कर रहे हो। उस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में 7 लाख रुपए में 2 बेडरूम का घर मिलता था। कहा कि ये पैसा जितना 4 लाख में तुम गाड़ी खरीदोगे, ये पैसे का अगर तुम घर खरीद लो तो ये 15 साल, जब जितना गाड़ी की लाइफ 15 साल है ना, हाँ। ये 7 तुम्हारा कम से कम 50 होगा, और ये इसका जो तुम्हारी गाड़ी जो है ये घट के 50,000 रुपये भी तो नहीं मिलने वाले हैं। सो गिवन अ चॉइस। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हमें देख रहे होंगे कि अगर ज़िंदगी में पहली बार कुछ खरीदना है या लोन लेना है तो वो पैसा होना चाहिए ज़मीन, घर, इस तरह के इन्वेस्टमेंट, गुड डेट, ना कि बैड डेट। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएशन वर्सेस कंजम्पशन। अच्छा, पहले क्या था? क्रिएशन वाज ओनली लिमिटेड टू घर, पर आज क्रिएशन इज लिमिटेड टू मेनी अदर थिंग्स, ओपन टू मेनी अदर थिंग्स। आपको अपने लिए एक साइड बिजनेस खोलना है, उसके लिए आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, आपको ये करना है, क्या कहते हैं, आपको जैसे कुछ इन्वेंट्री खरीदनी है। आपने समझिए अभी अपना जर्नी चालू की कंटेंट क्रिएशन, और अगर चलिए आपके पास तो सुविधाएं थी, नहीं होती और आप ये सुविधाएं बनाते, तो मैं तो उसको गुड डेट मानता। अच्छा, तो भी गुड डेट है ना, क्योंकि आप कुछ क्रिएट इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका YouTube डिजिटल एसेट बन रहा है। बिल्कुल डिजिटल। आज अगर YouTube से कोई 2-3 लाख रुपए महीना कमाता है सर, 2-3 लाख एक प्रॉपर्टी से कमाने के लिए वो प्रॉपर्टी 6 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यानी अगर कम से कम 6 करोड़ की होगी तो आप 2-3 लाख रुपए महीना कमा पाओगे। मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल की तो बात ही नहीं कर रहा। कमर्शियल की बात, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप YouTube से 2-1 लाख रुपए महीना कमा पाओ तो आपने एक तरीके से 6 करोड़ रुपए का एसेट बना लिया YouTube का। बिल्कुल। तो हम क्यों उसको एक एसेट की तरह नहीं देखते? पुराना जमाना था जब हम जमीन जायदाद एक फिजिकल चीज को एसेट देखते थे। आजकल तो फिजिकल एसेट की रिस्पेक्ट ही नहीं है। लोग रियल एस्टेट को भी टुकड़ों में बेच रहे हैं, शेयर्स बना बना के।
जिसे हम रीट कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कि भाई तुम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक बनना चाहते हो, नहीं बन सकते, वो 500 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो आप एक 5 लाख रुपए डालो, उसके मालिक बन जाओ उतने हिस्से के, उतना भाड़ा आपको आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि पहले लोग एसेट्स को सिर्फ फिजिकल देखते थे। आज गोल्ड ईटीएफ के थ्रू खरीदता हूं सर, मैं तो फिजिकल गोल्ड लेता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे गहना नहीं पहनना ना, जो गहना है वो उससे आएगा, रिंग आ गई, ब्रेसलेट आ गई, चेन आ गई, वो बन गया, उसके बाद भी तो मुझे गोल्ड चाहिए। मतलब बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के लिए जो गोल्ड खरीदते हैं, बेहतर है क्या पीटीएफ खरीद? देखिए आज जो आप निवेश कर रहे हैं उनके गोल्ड के लिए, वो ईटीएफ कर लो। क्यों? क्योंकि 15 साल आपने डालना है पैसा। बिल्कुल। कहां फिजिकल गोल्ड संभालते बैठोगे? आराम से करो, उस दिन और वो आएगा भी, एक क्लिक में आ जाएगा पैसा, एक क्लिक में आ जाएगा। एक क्लिक में। और जिस दिन उनकी बेटी की शादी आई और उस दिन पता चला भाई आपके पास तो भाई 200 ग्राम सोना तैयार हो गया, क्या बात है। 15 साल हमने तो धीरे धीरे 1000 5,000 जब जो था पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला 200 ग्राम, और उस दिन बटन क्लिक किया, वहां से पैसा लिया, जाके जोहरी को दिया और अपनी गहने बना लिए। तो आपने डिजिटल कर दिया एसेट को। नहीं तो आप भाई अब रोज सुबह जा रहे हो, भाग रहे हो बैंक में डिपॉजिट करने, निकालने, ये करने, बैंक में एक एफडी अलग से रखो ताकि आपको वो लॉकर रूम दे दे, ये कर दे, वो कर दे, क्यों इतनी मगजमारी करते? ये तो यही बात होगी संजय भाई, जो अपने सबसे पहले अपन ने बात की कि भाई पैसा तो पैसा है, उसको कैसे उसको बढ़ाना, वेल्थ बनाना है, ये सिर्फ सोच। बिल्कुल। आपके पास ना दिमाग होना चाहिए कि किस तरह से उसको लगाना है ताकि ये हो जाएगा। अब एक चीज़ मुझे बताए बाकी चीज़ों से पहले, अब इतनी सारी चीज़ें बात हो रही ना, तो मुझे लग रहा है कि जो नए यंगस्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल देखते हैं, और हर किसी को रहता है कि भाई करियर शुरू करूँगा, ये करूँगा। शुरुआती दौर में लोग पैसा खर्चा भी कर लेते हैं अपने शौक़ पूरा करने के लिए, उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल नया इंडिपेंडेंस आया है पिताजी से नहीं लेने का। मैं सोचता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज के डेट में जो बच्चा 20 से लेके और 22, 23, 25 साल का है, और वो सोचता है कि 45 ईयर्स का जिस दिन मैं होऊंगा, मान लीजिए आपके बच्चे के बाद 10 साल का है कि अभी बेटा है, और वो जिस दिन 45 साल का होगा, मैं 20 से का, वो कहता है यार 45 के बाद मुझे काम नहीं करना है, एक्टिव कोई काम नहीं करना, मुझे पैसिव इनकम से मेरी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, वैसे ही जैसे मैं आज के डेट में। उसके लिए मुझे आप एक सजेस्ट करके बताओ कि यार तू इतना पैसा तुझे लगाना है, इतने पैसे तू अभी से डालता जाएगा तो एक टेंटेटिव उस टाइम तक तुम्हारे पास ये होगा, इसमें तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल चलेगी, ये बताओ। सर मैं ना आपको 100 करोड़ का एक रोड मैप देता हूँ। हाँ, 100 करोड़ का रोड मैप मुझे तो। ठीक है। 100 करोड़ किसी के लिए हैंडसम अमाउंट। हाँ, एक जनरेशन 100 करोड़ कमा सकती है। एक जनरेशन 100 करोड़ कमा सकती है। तरीका बताओ। बहुत सिंपल फनल है। फनल सर ये मैं कमाता कितना हूँ, बचाता कितना हूँ, निवेश कितना करता हूँ, कहाँ करता हूँ। ठीक है। ये छोटा सा फनल है। ठीक है। तो आइए पहले चेक करते हैं कमाता कितना हूँ। ठीक। ये व्यक्ति 25,000 रुपए महीने से स्टार्ट करेगा। 25,000 में आप 100 करोड़ की प्लानिंग करवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। 25,000 रुपए महीने से स्टार्ट करेगा। ठीक। उसकी तनख्वाह साल की 7% बढ़ेगी। ठीक। 7%। ठीक है, बहुत मॉडरेट एवरेज रखा है, इतना तो हमारा देश ही बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोई मैं नहीं कह रहा 15% बढ़ेगी। नहीं, 7 तो बहुत मॉडरेट, बहुत मॉडरेट है। जिंदगी में वो काम करता रहेगा 40 साल तक उसको काम करना है। ठीक है, 40 ईयर्स तक। 40 ईयर्स वो काम कर रहा है। 20 से 60 चला गया। 20 से 60 चला गया। ठीक। जैसे उसकी तनख्वाह 5 लाख होगी, उसके बाद वो कभी बढ़ेगी नहीं। हम मान लेते हैं। हाँ, ठीक। 5 लाख तक वो पहुंच गया, उसके बाद बढ़ा नहीं पा रहा। ठीक। ठीक है सब, ये भी ठीक है सब। हाँ, ये भी जमसर मान लिया जाएगा। आज वो 20% अपना निवेश करता है। 20%। और जैसे उसकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर होगी, वो 30% निवेश करेगा। अच्छा, चलेगा। 1 लाख तक कह रहे हो कि 20%, और 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी जिस दिन हुई उसमें 30%। ठीक। ये भी बुरा नहीं है, रीजनेबल असम्पशन। बिल्कुल रीजनेबल। और इसको वो 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है। निवेश को जो वो इन्वेस्ट कर, जो भी नंबर वो निकल रहा है, ठीक है, हर साल वो नंबर अलग हो जाएगा क्योंकि तनख्वाह बढ़ रही है। हाँ। तो उसमें से 20% वो डालेगा लार्ज कैप में, 40% वो डालेगा मिड कैप में, और 40% वो डालेगा स्मॉल कैप में। 40 साल की अवधि है। 40 ईयर्स। ठीक है। ये अगर वो कर ले तो 40 ईयर्स के एंड में उसके पास 100 करोड़ रुपीज होंगे। मतलब 25,000 रुपये जिसकी सैलरी आज है, और उसका ग्रोथ आपने मेजर किया कि 7% के हिसाब से पर एनम उसका मान लीजिए कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो जब 60 साल का होगा, और उसमें भी बता दिया कि 1 लाख तक है तो भाई 20% ही कर, क्योंकि पैसा कम है। बिल्कुल। एक भी असम्पशन आपको ऐसी नहीं लगेगी जो नहीं, रियलिस्टिक है कि 1 लाख तक है तो उसमें से तू 20% बचा, क्योंकि पैसा कम है, खर्चे होंगे। 1 से ऊपर चले गए तो 30% कर दो, क्योंकि खर्चा तो वही रहना है। खर्चा मोटा मोटी वही रहेगा। खर्चा मोटा खर्चे, नेसेसरी खर्चे के ऊपर जो चीजें आती है वो सिर्फ लग्जरी है। बिल्कुल सही, वो सिर्फ लग्जरी है। आज मैं 5,000 के जूते पहनता हूँ, पैसा ज्यादा होगा 25,000 का, यही होगा। तो वो अगर एक
बेसिक प्रिंसिपल से चले तो 20 1 लाख तक, और उसके बाद 30 करते हैं, और ये 40 साल तक इसको रेगुलर डिसिप्लिन और हैबिट के साथ करते डाल हैं दीजिए। तो 100 करोड़ के 100 बंदे करोड़ रुपए होंगे आपके पास। देखो, इफ आई एम रॉन्ग 80 होंगे, इफ ठीक है। आई एम हैप्पीली रॉन्ग तो 120 होंगे। मैं कह रहा हूँ मैं 15% का मार्जिन रख लेता हूँ एरर, बिल्कुल। लेकिन 80-85 करोड़ मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब वही मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करता हूँ। ठीक है। 1995 से चालू हुआ, 10,000 रुपए पर मंथ डाला होता, 30 साल, तो सर वही अमाउंट, सिर्फ 10,000 रुपए बता रहा हूँ, नो एस्केलेशन, नो स्टेप अप, नो नथिंग, आज वो अमाउंट होता है सर 22 करोड़ रुपए। 22 करोड़, 10,000 22 करोड़ अभी में? 30 साल हुए हैं, 40 तो हुए भी नहीं। नहीं, 30 में। ठीक है, अब अगर 10 साल ये पैसा छूट जाए हाँ। और नया पैसा ना जुड़े सर, और ये पैसा आपको 14% का रिटर्न कमा दे, अभी तक उसने 18.5 का रिटर्न कमाया है, अच्छा। आगे 10 साल में वो 14% का रिटर्न कमा दे, तो अगले 10 साल में वो 2 बार दुगना होगा। 22 इंटू 2 कितना होता है सर? 22 इंटू 2 44 हो गया, और 44 इंटू 2 कितना होता है? 44 88 हो गया। 88 करोड़। तो वो बंदा जिस आदमी ने 10,000 की SIP की थी, 30 साल तक करी, कोई बढ़ाई नहीं, वो और अब आगे वो नई SIP नहीं करेगा। अच्छा, स्टॉप कर देगा। स्टॉप, लेट्स स्टॉप। हाँ। बस ये 22 करोड़ को उस पर पड़ा रहने छोड़ देगा। देगा वो। तो वो 80 करोड़ का मालिक होगा आज से 10 साल बाद। मैं समझा के थक जाता हूँ सर लोगों को। नहीं, लोगों को पेशेंस नहीं है। लोग देखते हैं कि यार 10-10 हजार किया, आज की डेट में इसमें 1 करोड़ रुपया होगा, चलो निकाल लेते हैं। हाँ, तो वो सर देखो, एक जनरेशन को खटना पड़ेगा, हर एक परिवार में एक जनरेशन को खटना पड़ेगा, और मैं कहता हूं अगर वो सौभाग्य मुझे प्राप्त है तो मैं बहुत भगवान का धन्यवाद नहीं, करता ये हूं कि मुझे मेरी पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारे दादाजी नहीं कर पाए, मतलब उनकी दादाजी नहीं, उनके परदादाजी नहीं कर पाए, मेरा पिताजी करके चला गया। यार इसमें तो बात ये है संजय भाई कि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा आपके पास कैपिटल चाहिए कि जिस कैपिटल, मान लो कोई कहे कि यार एक धंधे से मुझे बनाना है 50 करोड़, तो कहेगा 1 करोड़ रुपया है तेरे पास, तो यार वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो इनकम है उसी इनकम का छोटा सा हिस्सा मुझे दे दो, डिसिप्लिन के साथ उसे देते रहो सालों, तो वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये पैसे का जो ये इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड और बाकी चीज़ों का, बहुत सारे जो परंपरागत लोग हैं, नए ज़माने के लोग तो ये समझ लेंगे, उनको लगता है कि ज़मीन में निवेश कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़मीन से भी बेटर, क्योंकि कई बार हमने तो भाई दिल्ली NCR में हम लोग रहते हैं, देखते हैं कि जो ज़मीन का टुकड़ा 20 लाख रुपए का था आज से 2 साल पहले, आज की डेट में 1 करोड़ रुपये का हो गया। तो ज़मीन से बेटर है ये। सर देखिए, जमीन में 2-3 प्रॉब्लम है। हाँ। वैसे जमीन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं ये मानता हूँ। अपार्टमेंट को कम मानता हूँ, क्योंकि लोग है ना गलत क्वेश्चन पूछते अच्छा, हैं। ज़मीन और अपार्टमेंट अलग अलग आप कह रहे हो? हमारे जो तरीके रहे हैं पहले निवेश करने के, उसमें जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। बिल्कुल। उसके रीजन ये थे सर, तब विकल्प नहीं थे। हाँ। तब आप मार्केट्स में इतना इजी नहीं था इन्वेस्ट करना, आज बहुत इजी हो गया है। और तब लोगों के पास कैश होता था, आज कैश का प्रचलन कम हुआ है काफी। जमीनों के रेट्स, सर्कल रेट्स, मार्केट रेट्स एक हो गए। बिल्कुल। तो उस टाइम के हिसाब से वो एक अच्छा निवेश मानते थे। और लोग कैसे मानते थे, देखिए उसमें भी बड़ी अच्छी प्लानिंग करते थे। किसी के यहाँ बेटी हुई तो वो क्या कहता था, मैं आज जमीन का टुकड़ा लेता हूँ, मेरी बेटी की शादी के काम आएगा। तो उन्होंने क्या किया, गोल अटैच कर दिया उस जमीन के साथ। बिल्कुल। कि मेरी बेटी की शादी इज द गोल, एंड अप्रोक्सीमेटली बेटी मतलब 25 साल के आसपास, तो 25 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई और वो उसको भूल गए। तो जमीन जो ली थी, जी 10 लाख रुपए की ली थी, वो 25 साल बाद पता चला जी 10 करोड़ की हो गई। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो हमने पिछले जो 5 साल में देखा है वो अविश्वसनीय हुआ है, मतलब इट इज अनफैथमेबल, और उसको बेंचमार्क नहीं मानना चाहिए सर। हमने एक प्रॉपर्टी ली थी 2014 में हमारे गांव में, और वो प्रॉपर्टी हमने 2024 में सेम प्राइस पे बेची है। लैंड थी, अपार्टमेंट नहीं था। अच्छा, लैंड की कहानी। लैंड की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। तो गलतियां होती हैं। एक क्या होता है कि हम बाद के हकीम बन सकते हैं। बाद का हकीम होता है कि काश मैं यहाँ ले लेता, काश सेम पैसा मैं नोएडा में डालता, 75 लाख रुपए डालता या 70 लाख रुपए डालता, तो आज तो वो 20 करोड़ रुपए होते। तो काश ही हो सकता है, मैं तो और तो कुछ हम कर नहीं सकते उस टाइम। तो आई थिंक आप पहले ये तय कर लो कि आपके लिए वो जमीन का निवेश तब करो जब वो अवधि लंबी हो, जब आपको उस पैसे की जरूरत ना हो, और आपके पास उतना पैसा हो कि आप डाल के भूल जाओ, तब आप जमीन में निवेश कर सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम है जमीन की कि आप जमीन में SIP नहीं कर सकते। छोटे पैसे से नहीं, छोटे पैसे से आप जमीन नहीं ले सकते, मोटा पैसा चाहिए। मोटा पैसा चाहिए। और तीसरी प्रॉब्लम है जमीन की कि कल को विपदा आपदा आ गई तो बेचने में भी दिक्कत तो पूरी बेचनी पड़ेगी, आधी नहीं बेच पाओगे, पौनी नहीं बेच पाओगे। मेरे म्यूचुअल फंड में सर आज अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं उसमें से 10,000 रुपए भी निकलवा सकता हूँ, और आज बटन दबाऊंगा, कल पैसे घर पे आ जाएंगे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो मुझे मिलती है उसका मैं मुरीद हूं।
और इसलिए मैं ईज है, ईज बहुत है ना सर, बहुत ईज। आज लाइफ का कुछ पता नहीं है ना, किसी ब्रोकर के पास नहीं जाना है, किसी के पास नहीं कहीं जाना। रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना अच्छा है। किसी को सेंस हो गया कि ये तो डिस्ट्रेस में है भाई, तो वो 1 करोड़ की चीज वैसे ही आपकी 70 पे लगाएगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसको दिख गया ये तो आदमी अनीज में है। ये तो बेचना चाह रहा है। अच्छा एक क्या है कि जितनी जमीन आपके पास ज्यादा होती है उतना लोग आपके ऊपर और परेशानी लेके आते हैं जिंदगी में, यार ये तो बहुत अमीर आदमी है, जाओ इससे ये ले लो या उससे ले लो। मेरा तो म्यूचुअल फंड है, किसी को पता ही नहीं, पता ही नहीं कि 1 लाख रुपया की 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, 10 करोड़ है, किसी को कुछ नहीं पता। तो आई थिंक बहुत सारे फायदे हैं, बट मैं जमीन के निवेश के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीन और फ्लैट में खरीदना है तो जमीन खरीदो, बेटर है, क्योंकि फ्लैट में क्या होता है ना सर, फ्लैट 10-10 साल 20-20 साल बाद देखिए, या तो लोकेशन इररिप्लेसेबल है, भाई आप कहते हो जी मैंने तो कुलाबा के कफ परेड में अपार्टमेंट लिया, तो वो तो इररिप्लेसेबल लोकेशन है, वहां आ ही नहीं सकता नया, जमीन नहीं खत्म है, जमीन ही खत्म, बिल्कुल ठीक है। गोल्फ कोर्स रोड है, आपके गोल्फ कोर्स रोड पे अपार्टमेंट है, तो आ ही नहीं सकता ना कुछ नया वहां पे, जमीन ही वो लिमिटेड है, वो एड्रेस लिमिटेड है, तब अपार्टमेंट चलता है। पर आप एक नया जेवर एयरपोर्ट पड़ रहा है, तो वहां तो भी जमीन ही जमीन है भाई, वहां क्यों इतना सोच रहे हो? हाँ, जो जमीन इसके पास होगी वो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ने लग जाएगी आगे जाके। तो अपार्टमेंट निवेश नहीं होता, अपार्टमेंट रहना होता है, जमीन निवेश होती है, क्योंकि जमीन जो है उसकी वैल्यू टाइम से बढ़ती है, उसके पोटेंशियल बढ़ते हैं, आजू बाजू कुछ नया आता है, और उसमें अपार्टमेंट में क्या होता है, कोई नया कॉम्प्लेक्स आ गया तो लोग उसमें चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे नई एमिनिटीज आ जाती हैं, और पुराने अपार्टमेंट में झज्जर टाइप दिखने लग जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो ये रीजंस है जिस वजह से मैं जमीन को फिर भी प्रेफर करता हूँ, अपार्टमेंट को नहीं। तो संजय जी, आपने तो बड़े आसानी से बता दिया और समझा दिया कि अगर आपके पास पैसा है तो उसका इन्वेस्टमेंट इसलिए जो कि ईज भी दे आपके यूज़ में, आपके लिए ज़्यादा भी पैसे से पैसा बने भी, वो सारी चीज़ बताई कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और ज़मीन, फ्लैट कहाँ पे करना चाहिए। एक जो नई बीमारी में कह सकता हूँ और उलझन भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम सब फेस करते हैं, आप भी करते होंगे, वो क्या है कि हर किसी के मोबाइल में एक नंबर या एक अकाउंट उसके यूपीआई से लिंक है, और हमें पता ही नहीं होता है कि यार मेरा पैसा कितना खर्चा हो रहा है। और सारी चीज़ आपको जब खर्च इंसान करता है तो लगता है ज़रूरत की बात ही खर्च कर रहा हूँ। आप कभी मैं जोड़ता नहीं, आप भी पता नहीं जोड़ते या नहीं जोड़ते, अधिकतर लोग नहीं जोड़ते होंगे कि इस महीने यूपीआई से कितना पैसा निकला। उसको कंट्रोल आदमी कैसे करे? मैं पहले एक वॉलेट होता था, उसमें डाल दिया 5,000, पता चला कि अच्छा यार ये ख़त्म होने को आया। अब क्या है कि आपके एक अकाउंट से लिंक्ड है, इसमें 50,000, लाख, 2 लाख रुपया पड़ा हुआ जा रहा है पैसा। इसको चेक कैसे करें? बजटिंग इसकी कैसे होगी? सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब वो पहली बार अपना एनालिसिस करते हैं, अभी तक तो कोई करता नहीं, जब मैं कहता हूँ कि भाई जाओ बताओ पिछले 3 महीने में क्या क्या खर्चा किया, तो वो बेचारे हाथ पैर फूल जाते हैं, बड़े शर्मसार भी हो जाते हैं काफ़ी लोग। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, पहले हमारे पास वॉलेट होता था, फिजिकल वॉलेट होता था, बिल्कुल, तो और पॉकेट में पहले पता होता था कि 2,000 है, 1,500 है, 500 रुपया है, खर्च हो खत्म हो जाएगा तो फिर से लेना, फिर से ले लेंगे। फिर आया समय डिजिटल वॉलेट, उस पर भी ठीक था कि चलो वॉलेट में ही 5,000 डाल दिए, अब महीने का जो खर्चा हो, अब वो सब खत्म हो गया। तो अब आप एक काम करें, एक नया अकाउंट बनाएं, उस अकाउंट को अपने सारे यूपीआई के साथ लिंक कर दें। अच्छा, अकाउंट अलग कर दो, अकाउंट अलग कर दो, और अपने मेन अकाउंट से उस अकाउंट में महीने का जो आपका पैसा डाल दो, 5,000 है, 2,000 है, 4,000 है, 10,000 है, जो है उतना डाल के छोड़ दो, और वहाँ टिंग 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 करते रहो, आपको वहां पे मैसेज आता रहेगा कि भाई अब खत्म। अच्छा, पिछले महीने का कुछ रह गया तो वो आपका बोनस है, और अगर महीने के बीच में खत्म हो गया तो अब अपनी आदतों को सुधार लो, अब अगले 5 दिन ध्यान से निकालना है, तो उसके लिए एक अकाउंट अलग बना लो, यूपीआई के लिए एक अकाउंट अलग कर दो। एब्सोल्युटली, ये बीमारी दूर हो जाएगी। ये बीमारी दूर तो नहीं होगी पर कंट्रोल हो जाएगी, बीमारी तो दूर नहीं होगी, दूर देखो, हाँ, मतलब कंपैरेटिवली कंट्रोल। एक्चुअली आपको पता, सपोज करोगे आपको पता होता है ना कि यार मेरे पास 5,000 रुपया खर्च करने के लिए है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ अननेसेसरी खर्चा हम करते हैं। आप दुकान पे दोस्त के साथ गए, उसने एक शर्ट खरीदी तो आपको भी पसंद आ गया, आपने उठा लिया, ठीक है, वो जरूरत नहीं थी लेकिन आपको लगा तो आपने ले लिया। तो जब वो दिखता है ना कि यार मेरे पास 5,000 रुपया बचा हुआ है, तो कई बार आदमी रुक जाता है, बिल्कुल नहीं दिखेगा तो लगे चलो ले लेते हैं, 2,000 रुपये गए, कोई बात नहीं। तो ये एक तरीके से काफी हद तक बचत हो जाएगी उस व्यक्ति की। तो अकाउंट अलग कर दे और अकाउंट से लिंक कर दे यूपीआई। एक तो यूपीआई हुआ, और दूसरी एक और मैं बीमारी ही बोलूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार उसको तो छोड़ दो, वो है क्रेडिट कार्ड। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड की मेरी लिमिट 3 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, और आप जाते हो खरीदते जाते हो। उसमें भी एक नई सुविधा आजकल आ गई है कि ईएमआई पे ले लो, आप फ्रंट नहीं पैसा देना है, आपने कोई खरीद लिया, पता चला 3 ईएमआई में दे देंगे। आप क्रेडिट कार्ड को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ।
कैसे जरा बताइए। देखिए क्रेडिट कार्ड देख दो धारी तलवार है। अच्छा। अगर आपके काम पे आ गई तो बहुत मजा करेगी, और अगर आपने ठीक से काम पे नहीं लिया तो फिर आप ही को काटेगी। क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स के थ्रू आप जिंदगी के वो सुख पा सकते हैं अच्छा। जो आप नॉर्मल में खर्चा करने की हिम्मत रखने के बावजूद भी नहीं पा सकते। अच्छा। जैसे मेरा एक क्रेडिट कार्ड है जो मुझे साल में ताज में 2 नाइट्स देता है। अच्छा। ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू है 30 से 35 हज़ार रुपए, वो 2 नाइट्स की। ऐसा नहीं है मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि उसका मुझे मजा फ्री में मिलता है इसलिए उसका तो मजा मैं जाता ही जाता हूँ, हाँ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद को कि मैं गया अभी 2 दिन ताज में रह के आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्री फ्लाइट मिल जाती है, उसके बाद फ्री अपग्रेड मिल जाते हैं काफ़ी बार। लाउंज जाते हैं जब एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए, भूख लगी है तो आप खाओगे तो 700-800 रुपए लग जाएगा। ये लाउंज में जाओगे 2 रुपए लगेगा, अंदर गए और जो तमा के खाना है खाओ, जितनी बार खाना है खाओ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं। और क्रेडिट कार्ड आपके यूज़ के हिसाब से आपको कभी कभी 2.5% 3% तक का कैशबैक दे देता है। बिल्कुल देता है। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत सटीक और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, और उसको यूज़ करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको इस दुनिया में, क्रेडिट की दुनिया में पैदा करता है। वो आपकी माँ है। कैसे मैं बताता हूँ, जब आप नए निकलते हैं, आपके कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, ठीक है, तो आपको बैंकिंग सिस्टम जानता नहीं है, तो आप अगर होम लोन लेने जाओगे आपको होम लोन नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, क्रेडिट सिस्टम स्कोर बनाना है। तो आप बैंक के पास जाते हो, जो भी आपका बैंकर है, उसको बोलते हो मैं 20,000 की एफडी रख रहा हूँ, मुझे 20,000 का क्रेडिट कार्ड दे दो। उसको आप खर्च करना चालू करते हो। जैसे आप खर्च करना चालू करते हो, टाइमली पैसा वापस करते हो, आपका स्कोर जनरेट होता है सिविल का। आप इस दुनिया में जन्म ले लेते हो, सिविल स्कोर में जन्म ले लेते हो। और जैसे जैसे आपका सिविल स्कोर आप अच्छा करते हो, फिर बैंक आपको अप्रोच करते हैं कि भाई कौन सा लोन लेना है, होम लोन लेना है। और जब आप होम लोन लेने जाते हो, आपकी फाइल खुलती है, बोलते हैं हाँ यार ये तो 800 वाला सिविल वाला आदमी है, इसको अब हम अच्छे से देते हैं, अच्छा स्कोर। डिसिप्लिन जरूरी है तो ना? आपका इंट्रोडक्शन टू द क्रेडिट वर्ल्ड अच्छा, विल बी डन बाय सिविल, विल बी डन बाय क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड मम्मी है, मम्मी है, जन्मदाता है हमारे। जन्मदाता है। तो उसका अगर आप यूज अच्छे से कर लो तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बारे में बहुत वीडियोस बनती हैं, बहुत कुछ होता है, पर मुझे लगता है कि बेसिक भी आप यूज कर लो तो भी बहुत आप आगे निकल जाओ। बस ये एक है ना बेसिक फंडा, जो आप इतनी देर से हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें एक चीज निकल के आते हैं, कुछ भी करना है ना थोड़ा सा अकल लगाओ, थोड़ा अकल लगाओ। क्रेडिट कार्ड है तो उसको मिसयूज मत करो कि पैसा खर्चा कर दिया है, नहीं खर्च कर लिया उसका। वो तो आपकी आदत है ना, वो तो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आप 200 उधार ले लोगे। बात तो वही है, बात तो वही रहेगी ना कि आप अपनी आदतें सुधारो। नहीं तो आपको अभी पीछे सेबी ने बोला कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग लाइव अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो लोगों ने क्रिप्टो में चालू कर दिया। आदत थोड़ी सुधरी, आदत नहीं सुधारी ना, आपने आदत सुधारनी जरूरी। लालच नहीं होनी चाहिए ना। प्रिसाइसली, आप लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ आराम से करोगे, धीरे धीरे करोगे और ओवरनाइट अमीर नहीं बनने की कोशिश करोगे तो मान के चलिए कि रिस्क फैक्टर आपका उतना ही कम हो गया। बिल्कुल। आप देखिए हम मार्केट्स में कहते हैं कि 4 चीजें आपको डिफाइन करती हैं, EFGH। EFGH समझाइए जरा। इमोशन, फियर, ग्रीड, होप। अच्छा, ये 4 चीजों पे जो कंट्रोल कर लेगा वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं। शेयर मार्केट में किस तरह का इमोशन? देखिए इमोशन जो बेसिकली आपके पैसे के साथ अटैचमेंट हो जाता है, अच्छा, और विच लीड्स टू फियर, ग्रीड एंड होप। तो इमोशन की वजह से आपका फियर, ग्रीड और होप तीनों आ जाता है, इंटरलिंक्ड हो गए। हाँ, कभी कभी ग्रीड आ जाती है, अरे यार मेरी पोजीशन अच्छी चल रही है और अच्छी जाएगी, छोड़ो मैं अभी बेचता नहीं हूँ, मेरा तो टारगेट हिट हो गया है, पर टारगेट जो मैंने आपको बोला कि भाई गाड़ी तो आ गई 10 लाख की, चलो 2 साल और SIP कर लेते हैं, तो आपने गोल पोस्ट ही बदल दिया। तो ऐसी हरकतें जब लोग करने लग जाते हैं फाइनेंस में तो वो पैसा हार जाते हैं। अब ये बताइए कि हर अलग अलग कैटेगरी के, एक यंगस्टर है जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, इन्वेस्ट करेगा, पैसा बचाएगा, एक मिड एज में है और एक रिटायरमेंट की तरफ है। जो लोग मिड एज वाले हैं 45 के आसपास का समझ लीजिए, उनको ज़्यादा रिस्क लेकर काम करना मतलब वो करें बेहतर है, या 20 साल 25 साल का बंदा जो है उसके पास रिस्क लेने की एबिलिटी से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, किसको ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए? सर रिस्क जो है ना वो आपके गोल के टाइमलाइन पे डिपेंड करता है। तो मैं समझिए फॉर एग्जांपल मैं 30 साल का हूँ, आप 40 साल के, ठीक, उदाहरण ले रहे हैं। ठीक, मुझे 5 साल में गाड़ी चाहिए, आपको 20 साल में रिटायरमेंट चाहिए, हाँ बिल्कुल। कौन ज़्यादा रिस्क ले सकता है? आप, भाई हाँ, क्योंकि आपके पास 20 साल की अवधि है, टाइम कम है। हाँ, उम्र किसकी छोटी है? मेरी छोटी है, पर आप ड्यूरेशन ऑफ द गोल किसका बड़ा है? आपका बड़ा है। तो जिस आदमी की ड्यूरेशन ऑफ द गोल लंबा है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है। ओके। और जिस आदमी की ड्यूरेशन ऑफ द गोल छोटा है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी कम हो, वो रिस्क नहीं ले सकता। अब वही हाँ 30 साल वाला व्यक्ति बोलता है मुझे भी 60 साल में रिटायर करना है, तो वो आपसे ज़्यादा रिस्क ले सकता है।
क्यों? क्योंकि अब उसकी अवधि 30 साल हो गई है और आपकी 20 साल रह गई है। हम्म, तो जो भी रिस्क है वो अवधि पे डिपेंड करता है, इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आप यंग कितने हो, आप कितना टाइम देना चाहते हो, उस पर रिस्क डिपेंड करता है। चलिए ये सब सारी बातें तो प्रिंसिपल और फिलॉसफी वाली है और जो ज्ञान कह लीजिए कि एक वाइज सही और अच्छी सलाह देने वाली बात। अब मैं आपके पर्सनल पे आऊँगा। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं कि जो फाइनेंस में जिसको बुद्धि वाला मैं काम कह सकता हूँ, ये कितने दिनों से कर रहे हैं? देखिए, कंटेंट क्रिएशन मैंने अप्रैल 2024 से स्टार्ट। नहीं, कंटेंट क्रिएशन नहीं, मैं दूसरा सवाल अच्छा, ऐसे फिर सवाल फिर से फिर कर। देखिए, मेरी तो पढ़ाई इसकी थी, फिर मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया 16 साल के आसपास, फिर मैंने अपना खुद का काम चालू किया। तो मैं तो ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग तो मैं शायद 18 साल से कर रहा हूँ। तो 18-20 साल जब से कर रहे हो, तो सबसे छोटा अमाउंट मुझे आप बताओ जो आपने कहीं लगाया हो और इतने सालों के बाद उस अमाउंट को तब्दील होते देखा, जो कि मेगा अमाउंट था, जो लोगों को लगेगा कि अरे यार देखो इतना टाइम पे करने का ये रिजल्ट मिलता है, ये बताइए आप मुझे। देखिए सर, ऐसी कोई अभी मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 2008 में करी थी जो अभी तक है। अच्छा, ठीक है। वो है जो 2015-16 में की थी और अभी तक है। 10 साल का वक्त, 10 साल का टाइम तो फ्रेम, वो औसतन में, मतलब डे वन से नहीं, अगर मैं SIP देखूं एवरेज। हाँ, तो जो मैंने इकट्ठे किए यूनिट्स, उसका करीबन 3 से 3.5 गुना। 3 फोल्ड से 3.5 फोल्ड हो गया वो हाँ पैसा, हाँ, ओवरऑल अमाउंट। ओवरऑल अमाउंट 3 3.5 गुना हुआ। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाली होगी उसका तो शायद 9-10 गुना हो गया। हाँ बिल्कुल, नहीं ओवरऑल अमाउंट की ही बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो भाई एक पर्टिकुलर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 10 साल पहले शुरू किया और उसमें एक्स अमाउंट लगाया। हाँ। उस टोटल एक्स अमाउंट आज तक का जो है अगर देखोगे तो वो बदल के आज के डेट में NAV के हिसाब से इतना हो रहा है कि 3 साढ़े गुना, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। और इसमें अगर हम IRR एक टर्म यूज होता है, तो अगर वो देखें तो मेरा हाईएस्ट IRR जो मैंने बनाया किसी भी फंड में और जो पिछले एटलीस्ट 8 साल से चल रहा है वो 22% है 22% सालाना। हाँ, तो ये 8 साल से चलते हुए फंड्स का है। और जो सबसे खराब बनाया है वो बनाया करीबन 14.5, अच्छा। वो भी 8 साल से चल रहा है। तो इन दोनों केसेस में मैंने ठीक ठाक रिटर्न्स बनाए क्योंकि मेरी अपेक्षा 12 थी, तो मैं इसको 12 सोचा था और 22 पाया। हाँ 22 पाया है क्योंकि मार्केट्स अच्छी रही हैं। हो सकता है ऊपर नीचे हो आगे जाके, नहीं वो तो देखो, कोई भी चीज़ जब आप करते हैं, आप घर से निकल के रोड पे जाते हो तब भी रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क तो हर जगह है। Yes. और ये भी सच है कि जो ज़्यादा रिस्क लेता है उसको पोटेंशियल रिटर्न ज्यादा मिलता है। पोटेंशियल रिटर्न पर ज़्यादा। अंधा रिस्क मत लो, अंधा रिस्क मतलब अंधा रिस्क मत लो, बस अंधा इतना रिस्क, कहूंगा। बेवकूफ़ी अपने सीट बेल्ट पहन लो ताकि हमेशा सुरक्षित फील करो। ब्रेव हो ना, ठीक है, डेयर डेविल वाला काम नहीं करना है। हाँ, वो जो चलाता है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा साइड में, बेल्ट नहीं पहनूंगा मैं। नहीं, वो काम नहीं करना। वो सब काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। देखिए, फाइनेंसेस से ना आप अकेले जुड़े हुए नहीं हैं, आपका परिवार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आप जब कुछ गलती करते हैं तो उसका भुगतान पूरा परिवार करता है। सही बात है। तो थोड़ा सा परिवार के लिए ये सब चीज़ों को सेट कर दीजिए और एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल रखिए। अगर आपको कल को पैसे ज़्यादा बनते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल रखिए, उससे रिस्क लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि पूरे ही पैसे से रिस्क ले लिया, उधार लेके रिस्क ले लिया। मैं तो देखता हूँ आजकल बच्चे उधार लेके रिस्क ले रहे हैं, तो वो मत कीजिए, वो वहाँ से बचिए। अभी मैं एक लड़के से मिला, वो बता रहा था कि उसने 25 लाख रुपए किसी क्रिप्टो कॉइन में डाले थे 2 महीने पहले, फिर बुल रन आ गई तो उसका 25 का 1 करोड़ हो गया। अच्छा, ठीक है, बहुत खुश हो गया। उसने 1 करोड़ रुपए विड्रॉ किया और उस 1 करोड़ से क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू कर दी। अच्छा, तो वो पूरा 1 करोड़ जीरो हो गया और फिर से 10 लाख रुपए जेब से और जीरो हो गए। तो सोचो, भगवान ने उसको इतना अच्छा मौका दिया था कि उसका कैपिटल 25 लाख से 1 करोड़ कर दिया। अब तो ठीक तरीके से, अच्छा देखो, खेलना है तो 10 लाख से खेल लेता। संजय भाई, मुझे एक ने मतलब फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे एक सलाह दी, मैं आपको वो सलाह बता रहा हूँ और आप मुझे बताइए कितना। उन्होंने कहा कि देखो, शेयर मार्केट में पैसा लगाने, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो, तुम पैसा लगाओ, तुमने 10 रुपया लगाया और 10 बढ़ के सपोज करो 14 रुपया हो गया, और तुम्हें एक दिन मन किया कि यार पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, तो एक काम करो, जितना पैसा तुमने लगाया वो निकाल लो, बाकी पैसे को भूल जाओ, प्रॉफिट रहने दो। काफी लोग ये थीसिस पे चलते हैं। जैसे मेरे फादर जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो जैसे कोई स्टॉक 2x होता है तो आधा पैसा निकाल लेते हैं, वो कहते हैं बचा हुआ मुफ्त है। हाँ मतलब वो मेरा पैसा था ही नहीं। हाँ, वो मेरा था ही नहीं। पर ये भी पेशेंस लोगों में रहना बहुत मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। गेम सारा पेशेंस का है, गेम सारा पेशेंस। आपकी तो पूरी कहानी का ही मैंने ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसाइड फिट कि भाई इतना ही जो भी आपकी आमदनी, उसमें अमाउंट पे तो आप गए नहीं, आपने कहा कि ये हिस्सा निकाल दो और उसको डिसिप्लिन के तहत चालू करो। जितना टाइम लंबा दोगे उतना मोटा रिटर्न होगा और आपका बुढ़ापा जो है, आपका रिटायरमेंट जो है, आप जब कहते हो कि अब एक्टिव नहीं पैसिव इनकम के सहारे मुझे ज़िंदगी चलानी है, तो मौज की कटेगी और राजा वाली कटेगी। सर, हम सब ने 7वीं कक्षा में कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सीखा था, समझा नहीं था। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है A = P × 1 + R⁻²n।
उसमें 3 चीज़ें, आप कितना पैसा डालते हो, कितनी देर के लिए डालते हो, और वो कितना रिटर्न्स कमाता है। सही बात। इसमें पैसा कितना रिटर्न्स कमाता है ये हमारे हाथ में नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल। मार्केट्स के हाथ में है। हम कितना डालते हैं और वो कितनी देर तक डालते हैं ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल। अब जो कितना डालते हैं पैसा वो मल्टीप्लिकेशन में है। उसका तो आपने इतना आसान फार्मूला बताया है, और मुझे नहीं लगता भाई, मैं भी नौकरी पेशा था, मतलब 2 सालों मैंने नौकरी की है, 20-25 साल। कोई भी आदमी कहेगा यार पूरे आमदनी में से सिर्फ 20% में मांग रहा हूँ, अगर 1 लाख से नीचे हो 20% अपना अलग कर दो, तो किया जा सकता है, किया जा सकता है। किया जा सकता है। और उसके पहले भी अगर आपको लगता है नहीं जी मैं थोड़ा पहले अपना इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करना है तो वो कर लो, कोई चक्कर नहीं है। सीट बेल्ट पहन लो, कोई जल्दी लेकिन लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो। बस एक बार आपकी सीट बेल्ट तय हो गई ना, फिर आप जर्नी लंबी लेके जाओ। लेकिन अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं 45 साल 50 साल की उम्र में। मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब आदमी जवान होता है 20-25 साल का, अरे यार पूरी लाइफ बची हुई है, अभी पहले थोड़ा मौज करते हैं, फिर उसके बाद 30 का, अरे अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शादी वादी हो जाती है, थोड़ी सी घूम फिर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 35 साल, अभी तो बिल्कुल करियर जो है मेरा रफ्तार पकड़ा ही है, अभी करते हैं। फिर जब 45 के करीब का होता है, जब उसके पेरेंट्स एजिंग होने लगते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, करियर में अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस कह लीजिए, तब उसे लगता है यार ये तो बड़ी गलती हो कि पैसे की प्लानिंग तो की ही नहीं, पैसे की प्लानिंग तो छूट गई। तब वो हड़बड़ाहट में जो है चीज़ें करने की कोशिश करता है, और वो सक्सेसफुल नहीं होता फिर। तो आज जो आप बता रहे हैं इस पॉडकास्ट में, और जिन्होंने हमें सुना होगा, उसके लिए कि स्टार्ट अर्ली करो, स्टार्ट अर्ली करो, कंसिस्टेंट रहो। दिस प्लेस इज, वो वॉरेन बफे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मार्केट्स आर अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इनडिसिप्लिन टू द डिसिप्लिन। वही तो डिसिप्लिन। बस अगर आप डिसिप्लिन हो जाओगे तो आप वैसे ही पैसा कमा लोगे। दिस प्लेस इज वेरी इजी टू मेक मनी, बहुत आसान तरीका है पैसा बनाने का, लंबे रहो। और सारा का सारा पैसा कोई गलत धंधे का नहीं है, हाँ। एकदम जेन्युइन। आप अपना आपने भारत की देश की कंपनियों में निवेश किया है, मेरा कुछ पैसा रिलायंस में होगा, एक कुछ तरह पैसा से Infosys आप में नेशन होगा। बिल्डिंग भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल। और वही बताया ना, अर्नर ओनर, मैं ओनर बना हुआ हूं, और ओनर से मेरे जो बेनिफिट होगा, अब 22% रिटर्न एफडी तो देती नहीं है। आप तो एक नई सोच दे रहे हैं कि भाई अर्नर बनने पे ही फोकस मत करो, हाँ, ओनर बनो, ओनर बनो, किसी भी तरीके से बनो। किसी भी तरीके से बनो, अपने खुद के व्यापार के बन जाओ, दोस्त के व्यापार के बन जाओ, या फिर पब्लिक कंपनीज के बन जाओ। मेंटल सुकून भी है उसमें। मेंटल सुकून। शुरू में थोड़ी तकलीफ है सर मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल कैप्स में अगर आप 2014 की टॉप 250 स्मॉल कैप देखो, इसका इंडेक्स भी है निफ्टी स्मॉल कैप 250, उसमें से 3 कंपनी आज लार्ज कैप है। बहुत बड़ी छलांग होती है, बहुत बड़ी छलांग होती है स्मॉल कैप से लार्ज कैप। जो लोग बिजनेस समझते हैं वो समझते हैं कि कितनी बड़ी बात है। 43 गुना रिटर्न दिया उन्होंने 10 साल में। 43 टाइम्स जी। 10 साल में। ये 3 कंपनी का एवरेज रिटर्न 43 टाइम्स है। मतलब 1 करोड़ 43 करोड़ में कन्वर्ट हो गया, Yes. 1 लाख 43 लाख में। यस। इतना रिटर्न तो कोई दे नहीं सकता। तो ये स्मॉल कैप से लार्ज कैप चली गई। अब एक बीच में आता है स्मॉल से मिड कैप। ऐसी 50 या 60 कंपनीज हैं जो स्मॉल से मिड कैप बनी, जिनका औसत रिटर्न 16 गुना था। अच्छा, 16 टाइम्स इन 10 ईयर्स। और जो बची रह गई स्मॉल कैप में ही बची हुई, उनका औसत रिटर्न 3 से 5 गुना था 10 साल में। वो तो उन कंपनियों के साथ आप भी तो ग्रो कर रहे हो। सर कुछ तो हिस्सा मेरा पैसा वो 43 वाली में भी लगा होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो 43 गुना हो गई। बिल्कुल। कुछ 16 वाली में लगा होगा, कुछ 5 वाली लगा, और कुछ उनमें भी लगा होगा जो नहीं बढ़ी, पर बास्केट मेरा भाग गया। तो ये मैथ है सर, मतलब इट इज एज सिंपल। मैं कितना भी, मैं तो इस पे चर्चा बहुत लंबी खींच सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम संजय जी को बुलाते रहेंगे। और आज आपने नटसेल में बात बताई, जो भी सुनेगा, चाहे वो कम उम्र का हो, बीच वाले हो, या थोड़े ज़्यादा का हो, इस डिसिप्लिन पे काम करेगा तो पैसे से पैसा बनाना, ये पैसे से ही पैसा बनना ना, पैसे से पैसा बनाने का तरकीब और फार्मूला उसे भी समझ में आ जाएगा। तो संजय जी आप आए और आपने हमारे साथ बात की, और हमें जिन्होंने सुना होगा, जिन्होंने हमें देखा होगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसमें वक्त उन्होंने ज़रूर हमें आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम हमारे पॉडकास्ट का है, लेकिन फ़ायदा उनको उससे मल्टीफोल्ड होगा, वैसे ही जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड के सर इसमें मैं यही कहूँगा हाँ कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद जी, अगर आपने कुछ नहीं किया हाँ तो आपका समय खर्च हो गया है, हाँ और अगर आपने कोई एक्शन ले लिया तो आपका समय निवेश हुआ है। हाँ इन्वेस्ट। तो अब चॉइस आपकी है हाँ, कि कि खर्चा आप खर्च करना- करना चाहते हो समय को या निवेश। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय प्लेजर।